सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सर्वेश अभी टीच कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। तीन बैचेस 10F 11F एंड 21 10E। अच्छा, इसमें आज की हम प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे भाई वेबसाइट्स बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल्स जो यूज़ करने चाहिए और रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हम जो कि बेसिकली इस पोर्शन में हम देखेंगे। उससे पहले हम मिथ्स कवर करेंगे, जो चीज़ें मिथ्स बेसिकली जो चीज़ें रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स या फिर माइंडसेट्स वगैरह हैं, कन्फ्यूजन हैं, जो हम रॉन्ग अजम्पशंस हैं हमारी, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है जी। इसमें मैंने आपको बता दिया वेबसाइट बिल्डिंग के सही तरीके, डिप्लॉय करने के सही तरीके, वो हम देख लेंगे। बिजनेस मॉडल में दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें मैं आपको बेसिकली इंट्रो दूंगा कि आप बेसिकली वेबसाइट्स को और एज अ बिजनेस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। बिजनेस की तरफ आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपको नो हाउ थोड़ी दी जाएगी। इसमें आप बेसिकली अगर आप लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं तो बिजनेस को ज़्यादातर ये होता है कि हम अवॉइड करते हैं, हमारे करिकुलम का पार्ट होता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसिक नॉलेज हो। तो वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा ग्रूमिंग एक्स्ट्रास में बेसिकली मैं आपसे शेयर करूंगा कि भाई कुछ ऐसे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, कुछ चैनल्स होंगे जो कि आप लोग अपनी रूटीन में उसको इंक्लूड करें। ठीक है जी, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता ही है। तो मैं कुछ ऐसे आपको सोशल मीडिया लिंक्स दूंगा जो आप अपने पास उनको फॉलो करें। ठीक है। अच्छा जी, पहले हम मिस की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे भाई मिथ्स क्या हैं और रियलिटी क्या है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, पहली मिथ है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस यू शुड पुट एफर्ट्स टू बिल्ड एंड लॉन्च द बेस्ट वेबसाइट फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है भाई कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है जी, आप नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप मार्केट का सर्वे करें। ठीक है जी। मार्केट कस्टमर्स का देखें भाई इनको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पता चल जाए, फिर आप जो है कंप्लीट कंप्लीट जो है उसको लॉन्च कर दें वेबसाइट को। जब फाइनली आपको सारा क्राइटेरिया पता चल गया है, तब आप क्या करें, उसके अंदर सारे फीचर्स इंक्लूड करें। ठीक है जी, एंड टू एंड उसमें सारी चीजें डालें, और जब तक वो टेस्ट सही नहीं बन जाए आप उसको कंप्लीट करें और फिर आप उसको लॉन्च करें। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी? ठीक है जी। कौन कहता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है और कौन इससे अगेंस्ट जाएगा? इसमें क्या मसला है? अच्छा, रियलिटी में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ द कस्टमर एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट या कस्टमर की एक्सेप्टेंस हमें कभी भी नहीं पता चल सकती until and unless we give it to them and learn and then fix and then recreate our website। ठीक है जी, and update our website। तो बेहतर तरीका यही है कि कभी भी आपने ये नहीं करना कि अगर आप एक बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है जी, तो आप ये बोलें कि भाई हम सारे फीचर बनाएंगे और हमें पता है कस्टमर को क्या चाहिए, हम बना के वेबसाइट फिर लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं है। आप एक मिनिमम वेबसाइट, मिनिमम फीचर वाली, जो आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, बस वो डाल के लॉन्च कर दें मार्केट में। सही होगी, सक्सेसफुल होगी, फेलियर होगी, टाइम विल टेल, कस्टमर्स विल टेल। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड मिथ की तरफ चलते हैं। मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स लेस टाइम टू बिल्ड दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अगर ये कहा जाए कि यार एक वेबसाइट है, उसमें यार अगर 2 बंदे लगा रहे हैं 2 महीने एक वेबसाइट बनाने में, तो 10 बंदे लगा दो भाई, 4 बंदे लगा लो तो 1 महीने में बन जाएगी। क्या ये मिथ सही है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ पीपल और सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टाइम का? भाई ये भी गलत है, ये भी एक मिथ है। क्योंकि रियलिटी में एडिंग मोर रिसोर्सेज होता ये है कि ये कोटेशन आपको एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में नोन होती है। ये फ्रेश वाले मिस्टेक करते हैं, उनको ये नहीं पता होती, या बिजनेस वाले जो होते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। एडिंग मोर रिसोर्सेज टू अ लेट प्रोजेक्ट विल मेक इट लेटर। अगर आपको ये लग रहा होगा भाई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, एक काम करें जी, बंदे डाल दें नए, प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या मसला आएगा भाई? वो और डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ऑनबोर्डिंग टाइम, उनको आप फिर नो हाउ दोगे कि भाई अब तक क्या प्रोसेस था, अब तक क्या प्रोग्रेस फॉलो कर रहे थे, वो सब आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट को और लेट कर देंगे। ठीक है जी। आप समझ रहे हो आपका टाइम बचाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका टाइम कम लगेगा, ऐसा नहीं है। इवन ये भी नहीं है कि वो जीरो इनपुट दे रहे होंगे, ये भी नहीं है। अगर आपने एक लेट प्रोजेक्ट में नए बंदे डाले हैं, तो वो आपके प्रोजेक्ट को, ऐसा नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट की स्पीड सेम रहेगी, आपके प्रोजेक्ट की स्पीड इवन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि ना तो वो कुछ काम कर रहा होगा, बल्कि उल्टा दूसरों से पूछ रहा होगा। भाई कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस पे लोग काम कर रहे हैं, उनसे दूसरों से पूछ रहा होगा मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, तो वो उनका टाइम भी खा जाएगा। ठीक है जी। तो कभी भी आपका अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा हो तो उसमें आप नए बंदे इंक्लूड नहीं करते। सबसे पहली गलती, सबसे पहली मिथ, इसको क्लियर रखें आप माइंड में। ठीक है जी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर औकात आपसे इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर
ये वो आपको तब पता होने चाहिए कि अगर दो मेंटालिटीज होती है ना, एक जॉब वाली होती है और एक बिजनेस वाली होती है, ठीक है जी। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जॉब मेंटालिटी के अलावा भी आप एक्सप्लोर करें कि इन केस अगर आप बिजनेस की तरफ जाएं, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, ठीक है जी। क्योंकि जॉब के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आप जो कोर्सेज करते हैं आईटी के वो बेसिकली आपको जॉब रेडी बनाते हैं, नो डाउट वो आपको मार्केट के रेडी करेंगे, लेकिन उससे बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर क्या कहते हैं ऑल्टरनेट है कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, अपने स्टार्टअप की तरफ जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड मिथ की तरफ चलते हैं। इफ वी आर बिल्डिंग अ टीम फॉर अ प्रोजेक्ट, देन द नंबर ऑफ पीपल इन द टीम द बेटर। फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि चलें, अच्छा आपने एक टीम बनानी है, आप एक कंपनी के फाउंडर हो गए, ठीक है जी। आपने अपना एक बिजनेस, क्योंकि आईटी और बिजनेस का हम मर्जर सीख रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने अपना प्रोडक्ट के लिए टीम बनानी है, आप क्या कोशिश करेंगे, टीम में ज्यादा बंदे हों या कम बंदे हों? कम बंदे क्यों होने चाहिए? उनका हमारा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस तो ये कहती है। लेकिन जो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप लोगों को ये पता है कि ज्यादा बंदे होना कोई फायदे की बात नहीं है भाई। ये अभी हमने देख लिया कि ज्यादा बंदे टीम में रखने से फायदा नहीं है, कम बंदे रखें, ठीक है जी। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? देखें, द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस इंक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। अगर आपने दो बंदे रखे हैं जी, टू का स्क्वायर फोर, फोर कम्युनिकेशन लाइन है आपका डिलीवर करने के लिए ना, आपकी बात को सेम पेज पे आने के लिए सबको, चार कम्युनिकेशन लाइन। अगर तीन रख दिए तो ये नहीं कि चार के पांच हो गए, छह हो गए, नहीं, तीन का स्क्वायर करें नौ, चार से वो नौ चली गई कम्युनिकेशन लाइन। पांच रख दिए तो पांच का स्क्वायर करें पच्चीस, तो नौ से पच्चीस कम्युनिकेशन लाइन बढ़ गई। तो इतना कम्युनिकेशन गैप आपका इंक्रीज होता रहेगा, सीईओ से जो कोर डेवलपर बैठा है उस तक बात आने में इतना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है जी। तभी आपको बेसिकली स्टार्टअप का आइडिया है। स्टार्टअप होता क्या है, बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फर्क है? स्टार्टअप क्या होता है जी? नई चीज स्टार्ट करना, और कोई शुरुआत करना। बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या फर्क है? हाँ, स्टार्टअप एक अकेला बंदा स्टार्ट करता है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स। अकेला बंदा स्टार्ट करेगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, या टीम में स्टार्ट करेगा ज्यादा बंदे में, जितने ज्यादा बंदे होंगे स्टार्ट करेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? ये भी फॉल्स। ज्यादा बंदे होंगे तो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है। अकेला हो या दो हो तीन हो बस, ठीक है जी। बाकी आप एम्प्लॉयज हायर करें, पार्टनर्स कम से कम होने चाहिए भाई, या तो एक बंदा कंपनी स्टार्ट करे, ठीक है जी। ज्यादा बंदे होना भी नुकसानदेह, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हमने बता दिया कि कम्युनिटी, और फिर अगर जो बंदे भी हायर करेंगे, टीम भी बिल्ड करेंगे, तो कम बंदे रखें, एक्सपीरियंस रखें, अच्छे रखें, पे अच्छी करें ताकि उनकी लॉयल्टी भी बढ़े। ज्यादा बंदे नहीं रखें, ये नहीं करेंगे भाई, इसमें भी बड़ा फर्क है। आप बोलेंगे एक डेवलपर को आप जितनी दे रहे हैं उतने में तीन डेवलपर रख लेते हैं, नहीं, क्योंकि वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को 9 गुना टाइम ले लेते हैं, जो एक एडवांस डेवलपर आपको एक उसका 9 टाइम्स कम में आपको वो करके दे देगा, ठीक है जी। आगे चले। अच्छा, अगली मिथ, अगली अजम्पशन ये है, चूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स विल इंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई ये कॉमन मिस्टेक है, ना डेवलपर्स में ये कॉमन है, बल्कि ना सिर्फ डेवलपर्स में बल्कि बिजनेस वालों में भी ये कॉमन है, ठीक है जी। बिजनेस वाले अक्सर होगा डिबेट कर रहे हैं भाई कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर लो, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है अच्छी यूज करो, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो और अच्छे टूल्स यूज करो तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। इवन ये भी गलत है, ठीक है जी। एक कंपनी की, एक बिजनेस की, एक वेबसाइट की सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी। एक बहुत बड़ा क्लेम है ये, ठीक है, बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। तो फिर किस चीज पे डिपेंड करती है? बंदों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। जो आपकी टीम है उनकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो HTML CSS, आपको रियल बेस एग्जांपल देता हूँ कि आप सोच रहे हैं सेमेस्टर 1 आपने कर लिया, सेमेस्टर 2 कर लिया, आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप आती है, jQuery आती है। अब आप बोल रहे हैं मैंने स्टार्टअप करना है, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने नाम सुने हैं बड़ों बड़ों से, जो बड़े बड़े डेवलपर घूम रहे हैं वो तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, पता नहीं क्या क्या भलाएं नाम ले रहे होते हैं, ठीक है जी। और कौन कौन से फ्रेमवर्क से नाम सुने आपने? रिएक्ट है, एंगुलर है, लारावेल तो उसमें बैकएंड पे, नेक्स्ट डॉट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है जी, नोड जेएस है। तो वो बोल रहे हैं यार ये तो ये फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। पीएचपी तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में तो मैंने पीएचपी करी है बैकएंड पे, फ्रंट एंड पे बूटस्ट्रैप करी है, मैं तो स्टार्टअप नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं है, मिथ है ये, ठीक है जी।
सिर्फ टेक्नोलॉजी देखें मैटर्स, ठीक है, रिएक्ट के, एंगुलर के, इनके फायदे तो हैं, वो चीज को अच्छा करती हैं, वो अपने फायदे दिखा रही हैं, लेकिन वो आप सोच रहे होंगे कि यार मैं एंगुलर शुरू कर देता हूँ। नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है भाई, आपकी अगर बूटस्ट्रैप में स्ट्रेंथ है, आप वही काम बूटस्ट्रैप में करें, नहीं करें एंगुलर यूज। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि रियलिटी में क्या है, गुड डेवलपर कैन मेक एन असेंबली लैंग्वेज कोड वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड। इवन वो असेंबली लैंग्वेज का भी अगर अच्छा डेवलपर है, तो वो भी उसका कोड ऐसा बना देगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह परफॉर्म कर रहा होगा। यानी कि असेंबली लैंग्वेज का अगर आपने किसी ने यूज करी हो, असेंबली लैंग्वेज पे किसी ने काम किया है, किसी को आइडिया है? असेंबली लैंग्वेज बेसिकली, अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का पता है आपको? जो आप लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं जी, फॉर, वाइल, इफ। ठीक है जी, ये चीजें आपके लिए नॉर्मल अंग्रेजी से ली गई हैं, तो आपको समझ भी आ जाती हैं। तो इसको हाई लेवल, ये आसान लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तब तो आपको मुश्किल लगती है, लेकिन एक्चुअली में टेक्निकली इन्हें हाई लेवल, इन्हें इजी लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज है, इसमें आप क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड्स में आप काम करते हैं, लेकिन अगर उसमें आपको कोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका असेंबली लैंग्वेज का भी डेवलपर अच्छा होगा, तो भाई वो उसका कोड भी ऐसे बना देगा जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड हो, सी प्लस प्लस का कोड हो। ठीक है जी। अच्छा, ये थी कुछ मिथ्स, ये आपने क्लियर कर ली। अच्छा, ये मिथ्स क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है कि भाई आगे जो बिजनेस माइंडसेट होता है ना, उसमें बिजनेस वाले में और डेवलपर में फर्क क्या होता है भाई? यही मिथ्स का फर्क होता है, कॉन्सेप्ट्स का फर्क होता है। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनके माइंड में सही चीज नहीं पता होती। जहाँ तो सीनियर डेवलपर बनते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है जी, या फिर आप क्या करें, आप स्टडी करा करें, लर्निंग करा करें ऑनलाइन, इन चीजों को क्लियर करें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम चल लेते हैं वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ। ठीक है जी, अगर वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने बनानी है, अच्छा देखें, टेक्निकल बंदा भी स्टार्टअप के लिए, एक स्टार्टअप का जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप बेसिकली ये है कि उसमें कम बंदे रखते हैं और डाइवर्स बंदे रखें। ये भी नहीं रखिएगा कि यार सारे टेक्निकल, जब सबसे बड़ी गलती फिर असल में होता ये है कि जब आप स्टार्टअप में जाएंगे ना, तो फेलियर रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है इसमें सक्सेस होते हैं ज्यादा लोग? नहीं, ज्यादातर लोग फेल होते हैं। कॉमन सेंस, 90 से ज्यादा परसेंट स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। अब आपको तो ये पता चल गया ज्यादा बंदे नहीं बनाने को फाउंडर, ये नहीं करना है कि यार हमने कहीं स्टार्टअप के लिए जाना है तो ज्यादा बंदे, 10 10 बंदे, 20 बंदे लेके जाएंगे, हम एज मिलेगा हमें कि यार हम ज्यादा बंदे स्टार्टअप कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि उनका वो तो खुद भाग जाएंगे आधे से ज्यादा। कम बंदे होंगे तो उनका इंटरेस्ट होगा, रियलिटी है ना। दूसरा आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद आपने ये करना है टेक्नोलॉजीज और टूल्स, उस पर भी नहीं जाना। अच्छा, अब आपने बोला 2 या 3 बंदे रखने हैं, यार मेरा दोस्त है उसको रख लेता हूँ, क्या ये सही है? या ये मेरा जानने वाला है इसको रख लेता हूँ? भाई ये सही है। ठीक है, आप अपने दोस्त को, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं उसको रखें। ठीक है, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं उसको रखें। ठीक है जी, लेकिन उसके साथ क्या फ्रेंडली रहना, ठीक है, उनसे साथ आप बिजनेस की चीजें डिवाइड ना करना, बोले यार ठीक है पार्टनरशिप में 50-50 क्या करना आगे देख लेंगे, ये गलती नहीं करनी है आपने। भले एक तो ये है कि आप बंदे जानने वाले रखें, लेकिन उनके साथ काम प्रोफेशनली ही करें। ठीक है जी, सारे डिवीजन आप करें, ठीक है भाई इतना पार्टनरशिप बिजनेस की तेरी है तो मेरी भी है, 40% तेरी है 60% मेरी है, या 40% मेरी है तो 60% तेरी है। सक्सेसफुल होगा तो दोनों का फायदा, लॉस होगा तो दोनों का नुकसान। ठीक है जी, ये आपने करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि अच्छा 3 बंदे आपने रखने हैं। आपको आईटी का आइडिया है तो आपको पता है कि यार अच्छा आईटी के बंदे मैं ढूंढ सकता हूँ, जज कर सकता हूँ कि यार आईटी अच्छा वाला बंदा है कि नहीं, तो काम करता हूँ सारे आईटी वाले बंदों की मिलकर टीम बना लेता हूँ। अब मैं बिजनेस वाले बंदे को मुझे पता नहीं है या किसी को और को पता नहीं है, क्या डाइवर्स रखना टीम में फायदा रहेगा या सेम बंदे रखना फायदे में रहेगा? आपको उनके साथ कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी अगर सेम बंदे आपने रख लिए। ठीक है जी, तो कौन सा रखना चाहिए, सेम बंदे रखने चाहिए या फिर डाइवर्स बैकग्राउंड वाले लोग रखने चाहिए कंपनी में? डाइवर्स रखने चाहिए। ठीक है जी, आपको एज तभी मिलेगा कि आपके पास डाइवर्स स्किल सेट होगा आपकी टीम के अंदर। ठीक है जी, एक बंदा मिसाल के तौर पर आपकी टीम में आ गया आईटी वाला। ठीक है जी, आपकी टीम में आईटी वाला तो कह ले लाजिम मलजूम है भाई। अगर कोई बिजनेस के स्टूडेंट्स ये कर रहे होंगे ना, वो बोलेंगे यार हमने करना है, तो वो बोलेंगे भाई पहले बिजनेस का ढूंढ के लाओ, आईटी का ढूंढ के लाओ बंदा अपनी टीम। आईटी के बगैर आजकल कोई भी बिजनेस नहीं है। ठीक है जी, आईटी हर चीज को उसने, हर हर इंडस्ट्री को उसने डिस्टर्ब कर दिया है, हर चीज आईटी के ऊपर शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब। ठीक है जी, अच्छा आपने एक रखना है आईटी वाला बंदा होना चाहिए, अच्छा कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा एक बंदा होना चाहिए बिजनेस बैकग्राउंड का। ठीक है जी, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर बिजनेस नॉलेज वाला भी बंदा हो। एक बंदा आपने रखना है जी लीगल वाला, लीगल नॉलेज वाला। ठीक है जी, क्योंकि वो देखे कि आपके क्या चीजें लीगल हैं क्या चीजें नहीं हैं। अभी आप लोग डेवलपर भी हैं, अगर आप वेबसाइट्स भी बनाते हैं, तो क्या लगता है आपको इलीगल काम करते होंगे? कोई मिस्टेक्स करते होंगे?
करते हैं भाई, आप अभी भी करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? इमेजेस वाला कॉमन मिस्टेक। आप गूगल पे जाते हैं, इमेजेस कोई बैकग्राउंड चाहिए होता है, सर्च करा, बैकग्राउंड उठा के लगा दिया, ठीक है जी, वो क्या है? इलीगल है, प्लेजरिज्म है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो चीजें नहीं करनी होती हैं, वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ड सुना है आपने? इसका मतलब पता है भाई? जैसे कि अगर किसी का कोई मोबाइल है, कोई चीज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, वो पड़ा है, आप उठाते हुए चलते बने, सही बात है? नहीं। इसी तरीके से, ठीक है, गूगल पे रखी इसलिए कोई और बंदा यूज करे नहीं है, ऐसा नहीं है। गूगल पे रखी इसलिए कि गूगल वहीं वाला बंदा देख ले, जो गूगल पे आया है वो देख ले, ठीक है। तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप प्लेजरिज्म फ्री स्टॉक, ठीक है जी, वेबसाइट्स जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं रॉयल्टी फ्री, इसको कहते हैं इमेजेस की वेबसाइट्स। मैंने बताई हुई जो मेरे बैच वाले कौन कौन सी होती हैं भाई? अनस्प्लैश है, पिक्सेल्स है, अगर मैं आपको दिखा भी दूं, चलें जी। अच्छा, आप जा रहे हैं जी, बैकग्राउंड इमेज आप गूगल कर रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? आपने गूगल किया, यहाँ पे आप आ गए, आपने बोला भाई डाउनलोड कर लो, ये रहा ऑप्शन, यहाँ से डाउनलोड कर लो। नहीं भाई, ये तो गूगल यहाँ पे किसी ने लगाई नहीं है, ये तो गूगल ने रैंक करके ऊपर लाया है ना, ठीक है जी, ये तो गूगल रैंक करके ला रहा है, यहाँ पे ये लेकर आ रहा है। किसी ने अगर बेचनी होती है तो वो यहाँ पे लगा रहे होते हैं, या किसी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने डिजाइनर से बनवाई है कि वो उसकी वेबसाइट तक लिमिटेड रहे, ये कॉपीराइट्स का इशू आया था, ठीक है। अभी तो हम शुरू शुरू में बना रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये वेबसाइट कहाँ से आ रही है? अनस्प्लैश से आ रही है, इसी वेबसाइट का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, अनस्प्लैश पे जाना है, आपने unsplash.com पे, ये सबसे ज्यादा कॉमन फेमस वेबसाइट है, इसको आप कर लें, यहाँ पे सर्च कर लें, बैकग्राउंड सर्च कर लें, यहाँ पे जो आपको इमेजेस मिल रही हैं ये फ्री इमेजेस हैं। अच्छा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करके डाउनलोड फ्री में ऑप्शन आ रहा है। इवन ये भी देख लें, ये एक अच्छी चीज है, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये देख लें आप, इसकी क्वालिटी चेक करें जरा, 600 900, ये नॉर्मल आपके कंप्यूटर में ये भी चल जाएगी, ये तो फिर आपकी बड़ी स्क्रीन में भी चल जाएगी, और यानी कि एलसीडीज वगैरह में उससे बड़ी लार्ज स्क्रीन के लिए भी बनाई हुई है, ठीक है, टीवी साइज स्क्रीन के लिए भी, ठीक है। और ओरिजिनल साइज इसका और ज्यादा बड़ा है, 3000 बाय 5000 पिक्सल, ठीक है जी, आपके 1200 तक में कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो स्मॉल भी आपके चल जाएगी, ठीक है, आप ये लगाएं। अच्छा, उसके अलावा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चलें, इस बंदे ने अगर ये तस्वीर बनाई हुई है, अगर डिजाइनर है जो भी है, इसने तस्वीर लगाई है, तो इसने फ्री में क्यों लगाई हुई है भाई? तो ये होता ये है कि बेसिकली वो आपने सुनी होगी मिसाल के, प्रीमियम मॉडल, ठीक है जी, एक तो चीज फ्री होती है या पेड होती है, या एक प्रीमियम वर्जन होता है किसी चीज का, मतलब लिमिटेड फीचर्स आपको फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद पे करना पड़ेगा। तो इनकी जो कुछ चीजें हैं, उनकी जो स्टार्टिंग की चीजें उन्होंने फ्री रखी हुई हैं, अगर आपको वो फोटोग्राफर पसंद आता है तो आप उसके फिर चले जाएंगे उसकी और फोटोग्राफ्स वगैरह को, या और उसके डिजाइनर है अगर वो यहाँ पे, तो उसके फिर आप पेड करेंगे। हम कॉमन यूजर ये फॉलो नहीं करते, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम फ्री स्टॉक्स में भी हमारा काम जाता है, उनको पेड करने की तरफ पहुंच जाता है कंपनीज। बहुत बड़ी मार्केट है भाई फोटोग्राफी की, ठीक है जी। जो आप फोटोग्राफ्स वगैरह करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट है जो बड़ी फेमस है? अच्छा, अनस्प्लैश हो गया, पिक्सल्स हो गया, वो भी देख लें। शटर स्टॉक बेसिकली बहुत आपके पास आ रहा होता होगा, जब भी आप इमेज ढूंढने के चक्कर में जाए, शटर स्टॉक आ जाता है, बाद में क्या करना शुरू कर देता है, ये भाई पे करो पे करो, ठीक है जी, इसका ऐड भी आ रहा है शटर स्टॉक। यहाँ पे ये पूरे, ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई, किसी की मेहनत है, किसी ने फोटोग्राफर की मेहनत है या डिजाइनर की मेहनत है, वो आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ से डाउनलोड भी नहीं होती है वो उनका शटर स्टॉक का, वरना वाटर मार्क आ रहा होता है, ठीक है जी। कभी आपने ट्राई किया जो लोग डिजाइनिंग करते हैं उनको आइडिया होगा। लेकिन पिक्सल्स पे और अनस्प्लैश पे आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं, स्टॉक फ्री, ठीक है जी। यहाँ पे आप बैकग्राउंड तुमने लिख लिया था जी, कंप्यूटर की कोई रिलेवेंट हमें तस्वीरें चाहिए, तो ये कंप्यूटर की तस्वीरें आ गई, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। चले मूविंग फॉरवर्ड, ये प्लेजरिज्म का हो गया टॉपिक। ये यहाँ पे आपको लीगल वाला बंदा भी होना चाहिए, इसी तरीके से आप लोगो वगैरह क्या किया, गूगल पे लोगो किया सर्च, डाउनलोड करिए, लोगो लगा दिया, ये सब तरीके, ये बैड प्रैक्टिसेस हैं। आर्टिकल कोई कॉपी करना है आपने कहीं से नेट से कॉपी किया और टैक्स वगैरह डाल दिया, ये भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। अभी तो हम उसको देखें लोकली हम अपने पास रखते हैं या वेबसाइट पे थोड़ा बहुत डाल भी देते हैं, वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है। तो जब अगर आप कहीं एक्चुअल किसी कंपनी ने अगर ये कर दिया तो उनके ऊपर प्लेजरिज्म लग सकती है। जैसे यूट्यूबर्स, अगर आप लोगों को आइडिया को यूट्यूब से एग्जांपल, स्ट्राइक लगा देते हैं यूट्यूबर वाले, ठीक है जी, अगर आपने किसी की वीडियो कॉपी करी, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, उसकी मेहनत है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद, हाँ, अब वेबसाइट बनाने से पहले ना देखें दो तीन चीजें। एक तो ये है कि अगर आप समझ लें आप डेवलपर ही हैं, आप बिजनेस साइड पे नहीं है, बिजनेस साइड वाला बंदा अलग है, ये आपका क्लाइंट है, आप फ्रीलांसर है, कोई क्लाइंट आया है, वो बोल रहा है भाई कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए,
मुझे एक उबर की तरह की या वेबसाइट चाहिए, या फूड चेन में रिलेटेड कोई वेबसाइट चाहिए, या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट चाहिए, उसने इतना बोला और आप वेबसाइट बनाना शुरू कर गए। ठीक है जी, आप बोलते हैं अच्छा मैं बनाता हूँ, फिर ये देख लेना, फिर बताना कैसी है। सही है, चेंज करने की नहीं, यह तरीका सही है? इसमें क्या गलती हुई है हमसे? हाँ, डिजाइनिंग का पार्ट हमने मिस कर दिया, प्रोटोटाइप्स का पार्ट हमने मिस कर दिया। अच्छा, प्रोटोटाइप वगैरह क्यों बनाते हैं? प्रोटोटाइप आपको समझ आया क्या होता है? बेसिकली आपने कभी भी वेबसाइट नहीं बनती है भाई, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी क्या होता है, पहले डिजाइन बनता है। ठीक है जी, आपने एडोब एक्सजी का सेशन आप लोगों का भी चल रहा था ना, एडोब एक्सजी का सेशन पहले डिजाइन आपने लिए होंगे, तो वो डिजाइन बनाना सिखा रहे होते हैं। ठीक है जी, वो क्यों बनते हैं? देखें, अच्छा देखें, यहाँ पे कोड लिखी हुई है, कोड इज एक्सपेंसिव टू चेंज, डेवलपर्स हैं, बट डिजाइन इज चीपर टू चेंज। और उसके बाद एंड रिक्वायरमेंट इज इवन चीपर टू चेंज। अभी जो होता ये है कि अगर क्लाइंट भी आया है ना आपका, उसने बोल दिया मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए और मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करूंगा, तो वो मुकर जाएगा बाद में। उसको खुद नहीं पता चलेगा कि यार मेरी यही रिक्वायरमेंट थी। वो वेबसाइट प्रोडक्ट देखेगा तो वो खुद बोलेगा नहीं यार मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, भले उसके माइंड में जो भी हो कि यार ठीक है मैंने यही फीचर चाहिए मुझे। रिक्वायरमेंट्स विल चेंज इनएविटेबली, ये कहा जाता है कि देर इज ओनली वन थिंग नोन फॉर रिक्वायरमेंट दैट दे विल चेंज। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट नहीं बना लेनी है। एक वेबसाइट को चेंज करना इज नॉट एन इजी टास्क, इज नॉट अ चीप टास्क। उसके अगेंस्ट, उसके एवज अगर आप क्या करें, वायर फ्रेम्स बनाएं, प्रोटोटाइप बनाएं, इन दोनों में डिफरेंस भी अभी देख लेते हैं। एमवीपी बनाएं और फिर आप अपनी वेबसाइट बनाएं भाई, स्टेजेस। ये आपका क्या कर रहा है, टाइम आपका लंबा नहीं हो गया भाई? वायर फ्रेम बन रहे हैं, प्रोटोटाइप बन रहे हैं, एमवीपी बन रहे हैं, फिर वेबसाइट। भाई डायरेक्ट वेबसाइट बनाओ, क्या हुआ इससे? आपका टाइम बढ़ा वेबसाइट बनने का? कौन कहता है बड़ा टाइम वेब बनने का? और कौन कहता है आपका टाइम बचा? टाइम बचा है आपका, एक्सप्लेन करें कैसे? जी भाई, आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेड हैं कि क्या बनाना है, इसके एवज आपने वेबसाइट बना के खड़ी कर दी, बन गई, ठीक है, टाइम बच गया। लेकिन उसके बाद वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं रही वेबसाइट, उसमें वो फीचर्स आए ही नहीं, आप सेम पेज पे थे ही नहीं। इवन आप इसके एवज अगर आप वायर फ्रेम्स पहले बनाते, फिर डिजाइन बनाते, फिर एमवीपी बनाते, फिर वेबसाइट बनाते, भले आप इस लंबे प्रोसेस से आते, आपकी जो प्रोडक्ट होती इट विल बी मोर स्टेबल एंड मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, तो वायर फ्रेम्स क्या होते हैं बेसिकली? वायर फ्रेम्स कुछ भी नहीं है, अपने क्लाइंट को क्लाइंट आया आपके पास, भाई मुझे वेबसाइट चाहिए, आप उसको बिठाएं, कॉपी पेंसिल दें, बताओ क्या होगा एक एक पेज पे, एक एक वेबसाइट पे क्या क्या फीचर चाहिए, क्या है आपके माइंड में। ठीक है जी, या आप बनाएं या वो बनाएं, आप दोनों सेम पेज पर आ जाएं। ठीक है जी, एक अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है, जो भी है। अगर राइड हेलिंग वाला है तो मैप कब आएगा, उस पर कौन से बटन लगे हुए होंगे, वो होगा। वो क्या होगा, यानी कि लिटरली कॉपी पेंसिल का काम होगा। ठीक है जी, उसको आप इमेजेस में आ जाए, वो कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट काम हो रहा होगा। ठीक है जी, ये फिर आपके कहलाते हैं लो फाई मॉकअप्स भी कहलाते हैं, वायर फ्रेम्स भी कहलाते हैं। ये आपको समझ आया? ये आप लोगों ने पहले देखे हैं, ये एडोब एक्सजी से भी पहले की चीज है भाई, एडोब एक्सजी से पहले ये होता है। ठीक है जी, ये बताना चाह रहे जी, एक लॉगिन का पेज होगा, पहली स्क्रीन, उसमें लॉगिन लॉगिन विद फेसबुक और रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर यहाँ बड़ा झगड़ा हो जाता है, उसने बोला पहली लॉगिन की स्क्रीन अगर बोल के आपने वेबसाइट बनाई ना, आपने लॉगिन और पासवर्ड दे दिया और लॉगिन का बटन लगा दिया, बाद में जब वो यूआई देखेगा बोला लॉगिन विद फेसबुक का तो ऑप्शन ही नहीं है। बोलेगा मेरे माइंड में तो था, तुम समझे नहीं मेरी बात, आपको कैसे समझ आएगी? ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि बोलेगा अच्छा तो लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद जीमेल नहीं, जीमेल हटा दो, फेसबुक यूजर बहुत है ना। तो वो ये इस तरीके की फिर आपके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो ये वायर फ्रेम आपके, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़े आपके पहले ही टुने पिंदा बट पहले ही आपको सेम पेज पे आ जाते हैं आप। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन का बटन होगा, रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी फील्ड आपने लेनी है, फोन नंबर लेना है कि नहीं लेना, उसको फिर ओटीपी करवाना है नहीं करवाना, जो फोन नंबर दे रहा है एक्सेप्ट कर लें, बाद में बोले कि नहीं यार फोन नंबर पे तो ओटीपी का काम भी कराओ ना, कोई गलत फोन नंबर ना दे दे। ठीक है जी, वो बोलेगा तो होता ही है, बोलेगा मैंने तो वो वेबसाइट यूज करी थी वहां तो था ही। तो वो आपके फिर ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, या आपने पता चले डाल दिया और बोलेगा इसकी जरूरत ही नहीं थी, आपने 2-4 दिन लगा के आप उसी पे काम करते रहे। ठीक है जी, तो ये होता है वायर फ्रेम्स। उसके बाद आप जाएंगे एडोब एक्सडी पे, जब आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती हैं, ये होता है यूएक्स और यूआई। यूआई यूएक्स वाले मेरे ख्याल से आपका सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो यूआई यूएक्स का डिफरेंस आपको पता है ना, वायर फ्रेम्स आपने किए होंगे उसमें, यूआई यूएक्स में किए थे, वायर फ्रेम्स बनाए थे आप लोगों ने? बनाए नहीं थे, लेकिन ठीक है। तो ये यूएक्स है और यूआई, क्या डिफरेंस है यूआई यूएक्स में? यूएक्स रिसर्च वर्क होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
रिसर्च हो रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है कि भाई चाहिए क्या, पहले फाइनलाइज कर रहे हैं चाहिए क्या रिक्वायरमेंट, वो यूएक्स है। ये यूएक्स है, ये आपको बता रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा। यूएक्स का मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यूजर आपकी वेबसाइट को या मोबाइल एप्लीकेशन को नेविगेट कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है जी। उसका यूजर स्टोरीज बनेंगी, एक यूजर आ रहा है, अगर मेल यूजर आ रहा है उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, फीमेल आ रहा है उसका क्या होगा, या चाइल्ड आ रहा है उसका क्या होगा, पेरेंट आ रहा है उसका क्या होगा, ठीक है जी। अलग ये यूजर स्टोरीज भी बनती है। अगर आपके उसका यूजर एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट है, हर टाइप डिपेंड करता है अगर नेचर ऑफ दी वेबसाइट या नेचर ऑफ दी एप्लीकेशन के ऊपर, अगर ऐसा है, ठीक है जी। या फिर जैसे उबर की मिसाल ले लें तो वो यूजर एक्सपीरियंस राइडर का अलग बनेगा और ड्राइवर का अलग बनेगा, मोटरसाइकिल का राइडर उसका अलग बनेगा, सही है। तो उनके यूजर स्टोरीज बनेगी, ठीक है जी, उन सबके वायर फ्रेम्स भी अलग बनेंगे, ठीक है जी। ये यूजर स्टोरीज हो गई आपकी। तो ये क्या है, यूएक्स है यूआई है, ये यूएक्स है। पहले वो डिफाइन कर लें, वेल डिफाइन कर लें। आप डायरेक्ट दरिया में नहीं कूदना है, आपने वेबसाइट बनानी नहीं शुरू करनी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल में आपको उबर, करीम, फूड पांडा, ये सब क्या है, ये सब स्टार्टअप्स हैं। कहाँ के, बाहर के। उबर को खैर छोड़ दें, ऊपर बाहर की। करीम, फूड पांडा, ये सब क्या है, पाकिस्तान के। एयरलिफ्ट, सिविल, नाम सुने आपने, सब क्या है, ये स्टार्टअप है, ठीक है जी। जीरो से शुरू हुए हैं ये, ठीक है जी। और क्या ये, और ये स्टार्टअप्स में अगर एक नई कंपनी शुरू होती है, आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स के अंदर ज्यादा पैसे होते हैं एक स्टार्टअप में, यानी कि अगर आप चले, आपने दोनों माइंडसेट में आपको कवर करना चाह रहा हूँ। एक आप पाथ फॉलो करते हैं कि मैंने डेवलपर बनना है, प्रोफेशनल बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, एक तो ये रास्ता है। दूसरा काम रास्ता है मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने स्टार्टअप करना है। दूसरा रास्ता ये है, ठीक है जी, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। दो रास्ते हैं। अगर तो ये आपको क्लियर है इतनी चीज, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लोग किसी कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, चले मैं भूल गया मैं बता क्या रहा था। अच्छा, यू हाँ, यूएक्स एंड यूआई हम कर रहे थे ना। तो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर स्टोरीज आप बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे जहन से निकल गई, दोबारा मेरे जहन में आ जाएगी तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जो, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आईटी बैकग्राउंड वालों को पता नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आईटी का ग्रेजुएट भी हूँ, तो इस वजह से हमें पता नहीं होती। लेकिन मैं, और ये सुन के हमें लग रहा होता है कि यार ये चीज़ें टर्मिनोलॉजीज सिर्फ बिजनेस वालों तक लिमिटेड होती हैं, वो पढ़ते हैं और उन्हीं को पता भी होनी चाहिए, हमें क्या करना। तो ये कंसेप्शन भी गलत है, ठीक है जी। ये बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। सो आई वुड इनकरेज यू कि देखें आप जॉब प्रोफेशनल वाला पाथ भी ऑन रखें। मैंने आपको किसी चीज़ की तरफ पुश नहीं किया कि आप स्विच माइंडसेट चेंज कर लें, लेकिन क्या है कि आपको पता दोनों का होना चाहिए, ठीक है जी। और आई विल इनकरेज यू कि आप बिजनेस साइड को भी ट्राई करें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया आपका यूएक्स। यूएक्स में आप वायर फ्रेम्स बना लेंगे, यूजर स्टोरीज बना लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो आपको फिर फाइनलाइज हो जाएगा। फिर आता है डिजाइन। तो डिजाइन क्या होता है जी, डिजाइनर्स क्या करते हैं। अच्छा, यूएक्स में फिर एक चीज होती है, जैसे कि ये यूएक्स इसलिए भी जरूरी होता है कि डिजाइनर आपकी वेबसाइट को अच्छा बनाता है ना, ठीक है जी। उसमें ग्राफिक्स लगे हुए हैं, कलरफुल लगे हुए हैं, थीम हुई हुई है, कि ये नहीं है लाल से पीला हो गया, पीले से अगला पेज ब्लैक हो गया, कुछ और हो गया, तो क्या होगा, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। डिजाइनर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन बनाता है, पूरी वेबसाइट में सेम कलरिंग यूज करेगा, सब चीजें यूज करेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, उसका आपने डिजाइन अच्छा कर दिया, यूजर एक्सपीरियंस बेकार है, ठीक है जी, तो क्या एप्लीकेशन चलेगी, नहीं चलेगी। और यूएक्स कैसे बेकार होगा, यूएक्स बेकार होने का मतलब ये है कि उबर की अगर ऐप है ना, अगर उबर की ऐप कितनी, क्या कलरफुल है, क्या बहुत ज्यादा कलर्स हैं उसमें, नहीं, कितने कलर है टोटल यूज करते हैं वो, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ दो कलर पे बनी हुई है। ना ज्यादा डिजाइनिंग होने का फायदा है, कलर यूज करने का फायदा है, ठीक है जी। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया, और यूजर एक्सपीरियंस, उसका यूजर एक्सपीरियंस और बाइकिया का यूजर एक्सपीरियंस, अगर कोई ट्रेवल करता है उबर और बाइकिया से, तो बताए किसका अच्छा है। उबर का यूज करिए आप लोगों ने ना, उबर का आपने यूजर एक्सपीरियंस देखा है, उसकी एप्स में भी कम इश्यूज आते हैं, उसकी ऐप फास्टर भी है। और यूजर एक्सपीरियंस में उसकी ये चीज भी काउंट होती है कि अगर आपने राइड बुक करानी है तो आपके 3 क्लिक्स में काम हो जाना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस बताता है कि जो भी बंदा जिस भी पर्पज से आया उसका काम
कितने क्लिक्स में हो, 3 से 4, उससे ज्यादा क्लिक्स में काम आपका नहीं होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस बताएगा, डिजाइन थोड़ी बताएगा। डिजाइनर तो ये करेगा जो भी स्क्रीन मिल गई उसे उसमें डिजाइनिंग करता रहेगा भाई, वो कलर ऐड करेगा, हेडर नेवबार ऐड करेगा, ठीक है जी, ठीक है जी, जो भी डिजाइनिंग करनी है। लेकिन यूजर एक्सपीरियंस आपको बताता है कि भाई उसका यूजर स्टोरी बनाओ, उसका यूजर का नेविगेशन का रूट बताओ क्या है, उसका वो काम कितनी स्क्रीन में पूरा हुआ, ठीक है जी। और आपने ये करें, इसको पूरा करने के लिए काम करें, बटन भर भर के लगा दें। डिजाइनर को बोले यार बटन भर भर के लगा दे, वो तो लगा देगा, क्या ये भी सही है? नहीं, फिर भी यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। क्योंकि ओवरवेलमिंग नहीं करना। ये ऊपर और बाइक में से कौन गलती करता है? किसकी ऐप में आपने देखा है कि ओवरवेलमिंग फीचर एक ही नजर आ रहे हैं? बाइकिया में जब आप ओपन करते हैं, सारा सवारी करें, ठीक है, डिलीवरी कर लें और बैलेंस डलवा लें, सारे एक साथ आ रहे हैं। भाई मैंने किस में जाना है, तो मुझे मेरा काम कराओ। उबर में आप जाते हैं, ठीक है स्टार्ट, अभी बताओ कहाँ जाना है, पहले ही फीचर आता है। तो ये होता है अच्छा यूजर एक्सपीरियंस। उबर और करीम ये केस स्टडीज बिजनेस वाले पढ़ रहे होते हैं, उबर और करीम की। ये उनके यूजर ऐप के एक्सपीरियंस भी पढ़ेंगे, उनका बिजनेस मॉडल भी पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, उनका प्रॉफिट भी पढ़ेंगे, उनके लॉस भी पढ़ेंगे, उनकी फंडिंग भी पढ़ेंगे। ये सब चीजें बिजनेस वाले ही पढ़े, आप बैठे रहे, ठीक है जी। क्या ये बिजनेस वालों तक लिमिटेड होनी चाहिए? क्या आईटी वालों को इसका आइडिया नहीं होना चाहिए? आईटी वालों को भी पता होना चाहिए, वो भी पढ़ें, एक्सप्लोर करें। इवन मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो बिजनेस वाले बीबीए वाले होते हैं ना, वो ये उम्मीद से जाते हैं कि हम ये पढ़ेंगे, तो वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है जी। वो भी जो पढ़ते हैं वो उनको एक एम्प्लॉय ही बनाता है कंपनी का। क्योंकि अगर आप ये नहीं अभी सोचिएगा कि चले कॉमर्स ले लेता हूँ, बीबीए कर लेता हूँ, एमबीए कर लेता हूँ, मैं ये सब सीखूंगा बिजनेस के बारे में, ग्रो करने के बारे में, आप फिर गलती कर जाएंगे, ठीक है जी। ये गलतियां ही सब करते हैं, तो क्या होगा, वो भी नहीं सीखते, वो सिर्फ एम्प्लॉय बनना सीखते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आप एम्प्लॉय बनना सीखते हैं। ये सब चीजें आपको कौन सिखाएगा भाई? कौन सिखाएगा? गूगल। मेरे बैच वालों को पता है, मैं एक ही जवाब देता हूँ हर चीज का, कहाँ है गूगल। गूगल करना है आपने, सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद ढूंढना है, ठीक है जी। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो समझ आता है उसमें ढूंढें। और आपने आपको प्रिपेयर करें कि आप इंग्लिश में फिर मूव करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है जी। डिजाइनिंग के बारे में मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा। डिजाइनिंग का तो आप खैर वो कर चुके हैं, क्या कहते हैं, डिजाइनिंग का तो सेशन आपके चल ही रहे हैं, ये देख लें। तो बेसिकली ये आपका मिसाल के तौर पर एक बेसिक सा डिजाइन है, होम पेज आ गया आपका। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका लोगो लगा हुआ है, नेव बार बनी हुई है, इमेज लगी हुई है, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनी हुई है, ये आपकी सर्विसेज आ गई, ये आपका जी फुटर आ गया। अच्छा जी, अबाउट के पेज पे क्लिक किया, तुम्हारा अबाउट अस का पेज आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा मुझे ये एक बता रहा है कि होम भी जो है, होम पे वापस भी जा सकता हूँ, अबाउट पे आ गया और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा जी, तो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो गया, ठीक है जी। तो कॉपी पेंसिल पे भी आप स्केचिंग करके वायर फ्रेम बना सकते हैं, या फिर ये टूल है बाल्सामिक का, उस पर मैंने बनाया हुआ है, ये क्लिक्स वगैरह भी आपको और ज्यादा इंटरेक्टिव बना देता है, ठीक है जी, ये यूज कर लें। इससे क्या होगा, आपको फाइनलाइज हो जाएगा, ये बाल्सामिक डॉट क्लाउड देख लें जी, इससे आप अकाउंट बना लें, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वायर फ्रेम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, आपका यूजर एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो गया। ये नहीं कहिएगा, ये बंदा नहीं सोचे कि यार इसमें तो कोई कलरफुल ही नहीं है, ठीक है जी, ये तो बहुत बेसिक चीज है, यूजलेस चीज है। भाई ये तो जान है एक वेबसाइट की, ठीक है जी। ये बिजनेस वालों के लिए जरूरी होता है, सबसे पहले वायर फ्रेम्स आप उनके साथ बनवाएं, भैया आप चाह क्या रहे हो, ठीक है जी। आप डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, ये इन्हें आप लो, आपने हाई फाई मॉकअप फिर उसके बाद बनते हैं। हाई फाई मॉकअप, हाई फाई का मतलब आप समझ गए होंगे, हाई फाई तो आपने सुना है। तो वायर फ्रेम बेसिकली लो फाई मॉकअप्स होते हैं, ठीक है जी। लो फाइडेलिटी मॉकअप्स ये होते हैं हाई फिडेलिटी मॉकअप्स, प्रोटोटाइप। इसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, जो आप सेशन आपका हो चुका है, एडोब एक्सडी और फिग्मा, अभी दोनों कंपेटिटर है, ठीक है जी। तो वो दोनों पे आप बना सकते हैं, ठीक है जी। उसमें डिजाइन वगैरह, डिजाइनर का काम भी उसमें आ जाता है। उसके बाद आप एमवीपी बनाते हैं। एमवीपी क्या है भाई? एमवीपी सुना है किसी ने? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। वेबसाइट में एक चलते फिरते सॉफ्टवेयर में और एमवीपी में क्या फर्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, पहले तो एक ये चीज भी क्लियर रख लें कि भाई मुझसे क्लास में ना बच्चे पूछ रहे थे सर सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएं। भाई जो आपकी वेबसाइट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, ठीक है जी। सैस प्रोडक्ट सुना होगा आपने, क्या है भाई? वेबसाइट ही होती है वो सैस प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है जी। गूगल की, जीमेल की कोई प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, आप उसको पर मंथ पे कर रहे हो, कंपनीज वाले ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं, आउटलुक वगैरह की, ऑफिस 365 का पेड वर्जन भी ले रहे होते हैं, विंडोज के पेड वर्जन ले रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है जी, सैस प्रोडक्ट।
वो या फिर कोई वेबसाइट वाली चीजें होती हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं आपके। अब सारे जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वेबसाइट पर ही मूव हो गई है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनना पुरानी बात हो गई है, ठीक है जी। अच्छा एमवीपी क्या है? एमवीपी ये कि अगर एक स्टार्टअप है आप, अगर आपने एक, मैंने आपको बताया अगर आपने पिच करना है तो आपने कौन कौन से जाना होगा, किसी इंक्यूबेशन सेंटर में आप चले जाएंगे, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, एक एनआईसी है एनईडी में, ठीक है जी, ये फंडिंग दे रहा होता है, अच्छी खासी फंडिंग दे रहा होता है। और क्या कहते हैं, और दूसरा आईबीए वाला आपके सामने ही है कैंपस, ये वाला है इनका जो मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी रोड वाला, वहां आप जाएं, वहां भी आप पिच कर सकते हैं, ठीक है जी। फेसबुक पेज, इनके सोशल मीडिया के लिंक्स जो मैंने ग्रूमिंग सेशन तक स्टोर करके रखे हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप माइंड में रखें, खुद ही जाएं, गूगल करें, फॉलो करें, फेसबुक इंस्टा जहाँ भी इनको नजर आता है, ठीक है जी। स्टडी करें, ये बता भी रहे होते हैं, सक्सेस स्टोरीज भी बता रहे होते हैं, फेलियर स्टोरीज भी बता रहे होते हैं, नहीं बता रहे होते तो सक्सेस वाली भी पढ़े और फेलियर वाली तो जरूर पढ़े। क्यों? ताकि आपके चांसेस फेल होने के कम हो जाएं। फेल तब भी होंगे क्योंकि फेलियर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको प्रिपेयर इसी चीज के लिए होना है, फेलियर के लिए। सक्सेस से ज्यादा फेलियर के लिए प्रिपेयर होंगे तो ये आप काम कर पाएंगे, ठीक है जी। दूसरा ये कि आपको एज एडवांटेज भी है, ठीक है जी। मैट्रिक इंटर के बच्चे यहाँ एपटेक में पढ़ रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी वाले, तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे, अर्ली फेल हो जाए, टाइम आपके पास है, आप रीस्टार्ट करें फ्रॉम जीरो, ठीक है ना, यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स, ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाता है एमवीपी। एमवीपी है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि आप एक तो बिजनेस मॉडल बना के लेकर जाएंगे, ठीक है जी, स्टडी करके जाएंगे, अपना होमवर्क करके जाएंगे, मुंह उठा के नहीं जाएंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, क्या सिर्फ बिजनेस मॉडल बेसिकली प्लान होता है ना, खाली आपका माइंड में एक आइडिया आ गया मिसाल के तौर पर, आइडिया लेके चले जाएं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, आइडिया लेके जाएं, वो आप लोगों को फंडिंग दे देंगे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक की फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है जी, एनआईसी वाले, एक आईबीए वाले, ठीक है जी। लेकिन बेटर अप्रोच क्या है, उसके चांसेस थोड़े कम है, चांसेस कम है, इसलिए अनलेस आप भी तोप होंगे, फूड पांडा और 2-3 स्टार्टअप जैसे लेवल ये कराए हुए आपने, बोलेंगे सर आए ये ले, ठीक है जी, तो आपको दे देंगे ना, आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। दूसरा, आपके पास एक जो आपने आइडिया है ना, अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं जी, मेरे पास ये स्टार्टअप का आइडिया, ये स्टार्टअप का आइडिया है, किसी को अपना आइडिया अपना शेयर नहीं करना, नहीं करते, क्या ये तरीका सही है? अच्छी बात है, आइडिया की जीरो वर्थ है भाई, मेरे जहन में ये आइडिया है, किसी को नहीं बताऊंगा भाई, ये छोड़ दें चीजें, ये आइडिया की जीरो वर्थ है। आप उसको अपना आइडिया, अपना प्लान कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है सब प्लेट में रख के दे दें, बस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ी हुई है सबकी, सबके बिजनेस मॉडल, हर वेबसाइट के, बड़े बड़े वेबसाइट्स के भी, ठीक है जी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के भी, कराची वाले हो, पाकिस्तान वाले हो, बाहर के हो, ठीक है जी। आइडिया की जीरो वर्थ है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार ये मेरा आइडिया है, क्लास से छुपके से निकलूंगा, मेरे जहन में ही रहेगा, डायरेक्ट एनआईसी को बताना है मैंने, नहीं, ठीक है जी, कोई जीरो वर्थ है, आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं, सीखें और कोशिश करें कि बिजनेस वालों को बताएं, उनसे इसको इंप्रूव करवाएं, ठीक करवाएं, ठीक है जी। आइडिया की होती है जीरो वर्थ, क्योंकि आप उबर, करीम, उबर के बाद देखें, करीम उबर, उबर के बाद आई, क्या करीम वाले ने अगर ये देखा होता है कि यार अगर उबर आ चुकी है, मैं आऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो नहीं, उसने फिर भी क्या इंप्लीमेंट किया। अभी आप क्या सोचेंगे, क्या ठीक है करीम आ गई, उबर आ गई, अब मैं कोई ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में नहीं आता, तो ये भी अप्रोच क्या है, अगर ये सही होती तो एयरलिफ्ट सक्सेसफुल नहीं होती, सिविल सक्सेसफुल नहीं होती, अगर ये अप्रोच सही होती तो एयरलिफ्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंडिंग रेस करने वाला स्टार्टअप नहीं होता। वो कब आया है, शुरू शुरू में आ गया था जब ट्रांसपोर्ट की चीजें नहीं डिस्टर्ब होना शुरू हुई थी, उबर करीम आपके पास पाकिस्तान में आ गए थे, एयरलिफ्ट अभी आया है उनके बाद, और सब उनसे ज्यादा फंडिंग उठा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या करना है आपने, आपने जब जाना है तो बिजनेस मॉडल आइडिया आपके पास हो, प्लान आपके पास हो, दूसरा एमवीपी भी रेडी हो भाई, आपने उसको लॉन्च करके, या तो एक प्रोडक्ट रेडी हो, या आप उसको 6 महीने 1 साल आपने चलाया हुआ हो, कुछ टाइम चलाया हुआ हो, लोग बोलते हैं कुछ टाइम चलाया हुआ हो, तो कुछ टाइम को मैंने आपको एक वो भी दे दिया टाइम स्पेन, 6 महीने 1 साल आपने बनाया हुआ हो, आपके पास कस्टमर्स हो, आपके पास उनके रिव्यूज हो, ठीक है जी, आपके पास रेवेन्यू आ रहा हो, ठीक है जी, तो फिर आप जाएं लेके, सही है जी। आपने लॉन्च करके उसका एमवीपी बना के फिर आप जाएं, फिर आप बोले मुझे इसे ग्रो करना है, अभी तो मैंने एक अपने एरिया में कर दिया था वेबसाइट, ठीक है जी, मोबाइल मार्केट में कर लिया, कंप्यूटर मार्केट में कर लिया था, या ठीक है कहीं इस जगह पे कर लिया था, या ऑनलाइन बैठ के एक जगह कर लिया है, मेरे पास कस्टमर्स तो आए, अब मुझे इसे ग्रो करना है, अब मुझे सेटअप लगाना है, एक ऑफिस भी खोलना है, ये ऑफिस नहीं भी खोलना, ऑफिस लेस काम करना है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपका काम ऑफिस लेस है, तो बोले आपको सबर की स्पीड जो भी आपको रिक्वायरमेंट बनती है उसकी, ठीक है जी। अच्छा, तो वो होता है एक एमवीपी, चलती हुई प्रोडक्ट, कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट फीचर्स नहीं होते, लेकिन चलती हुई प्रोडक्ट होती है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, ठीक है जी, उसको कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग योर वेबसाइट द राइट वे। अच्छा, उसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है, राइट हैबिट्स कर लें। अगर जब भी आप वेबसाइट, अगर आप चले जाएं, आप आ जाए नॉर्मल एक एज अ डेवलपर मोड में, ठीक है जी। डेवलपमेंट तो आपकी आईटी की स्किल्स आपने कभी भी नहीं रोकनी, भले प्रोफेशनल पाथ पर चल रहे हो, बिजनेस के पाथ पर चल रहे हो, आईटी की स्किल्स तो आपने कभी नहीं रोकनी है ना, क्योंकि आईटी की फ्यूचर है। तो आईटी की स्किल्स तो आप पॉलिश करते रहे, कोई भी चीज आपके लिए वेस्टेज नहीं है। जितना आप दूसरी टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, कोडिंग ना आती हो लेकिन नॉलेज जरूर हो कि क्या करती हो क्या नहीं करती। अच्छा, उसके बाद आगे डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। जब आप वेबसाइट बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो ये नहीं करेंगे यार बस मुझे ये चीज समझ आ रही है कैसे हो जाएगी तो बनाना शुरू कर दूं। अब गूगल करें, बोले ये काम गूगल क्या बता रहा है कैसे होगा, ठीक है जी। कोडिंग से पहले गूगल करें। अगर आप लोगों ने ये देखा है कि ठीक है यार पहले अपना दिमाग लड़ाओ फिर बाद में गूगल देखेंगे, तो मैं इसके काउंटर बात करता हूँ कि पहले आप गूगल पे देखें कोई भी चीज करने का क्या तरीका है, क्या सोल्यूशन मौजूद है, उसको समझें। क्योंकि वो अगर गूगल पे रैंक करके आ रहा है वो अच्छा तरीका है, ऑप्टिमाइज्ड है, बेटर है, उसको समझें। वो अपने उसको थोड़ा सा फिर अपने पास डायरेक्ट एज इट इज भी लिख ले तो ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, वरना आप उसको मॉडिफाई कर ले, कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी लर्निंग जो गूगल से होती है वो कहीं से भी नहीं होती है। उसके बाद तो इसलिए क्या है, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। आप समझ रहे हो आपने कोई 100 लाइनें लिख दी वो 2-3 लाइनों में काम हो रहा होता है, ठीक है जी। इसलिए गूगल जरूरी है। री इन्वेंट द व्हील समझ में आया ना, मतलब पहिया दोबारा इजाद ना करे। तो गाड़ियां जहाज तक आ गए, बोल रहे पहिया इजाद करके गाड़ी बनाऊंगा नहीं, पहिया कहीं से ले ले, अब गाड़ी बनाए डायरेक्ट, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट इज गुड बट प्लेजरिज्म इज नॉट। तो कॉपी पेस्ट करना इंटरनेट से करना जायज है, लेकिन प्लेजरिज्म ना मतलब समझेंगे वेबसाइट्स गिटहब वगैरह का आपको पता होगा भाई, गिटहब क्या होता है जी, यहाँ से आप कोड वगैरह चोरी वगैरह करते हैं, ठीक है जी, प्लेजरिज्म करते हैं। लेकिन क्या है कि गिटहब बेसिकली और ओपन सोर्स है वो बेसिकली ना, वहाँ पे कोड पड़ा है, तो वहां से आप कोड एज इट इज नहीं उठाया करें। आप क्या करें, चंक्स ऑफ कोड उठा लें, पीस ऑफ कोड उठा लें, हमारे लर्निंग करें, समझें। कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे होते हैं ना, उन्होंने अच्छा ट्यूटोरियल अगर होगा तो उसने कोड गिटहब पे लाइव किया हुआ होगा, ठीक है, वहां से आप सब कोड देख लें, लर्निंग करें। तो कॉपी पेस्ट करना अच्छी चीज है, अक्सर होगा जैसे स्टैक ओवरफ्लो पे आपको पीस ऑफ कोड मिल रहा है 3-4 लाइनें, वो तो करें, लेकिन ये नहीं कि पूरी पूरी वेबसाइट उठा के आपने छाप दी और बोल दिया मैंने बनाई है, ऐसा नहीं। यूज ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है जी, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई की फुल फॉर्म क्या है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। जो लोग सेमेस्टर 1 के बजाय सेमेस्टर 2 में जो है ना, उनके लिए ज्यादा लागू होती है ये बात, क्योंकि जो उन्होंने बैकएंड पे थोड़ा बहुत काम किया है। तो भाई डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, अक्सर आपको फिर पता ही होगा कि यार अगर आप कोई फंक्शन, अगर कोई ऐसी चीज है आपको 2-3 जगह बनानी पड़ रही है, तो आप उसका फंक्शन बना लें ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े, ठीक है जी। क्लास बना लें, मल्टीपल बार आपको उस चीज को ना लिखना पड़े, लूप यूज कर लें, ठीक है जी। तो ये चीजें जो प्रैक्टिस है इनको फॉलो करें, आप रिपीटिशन को अवॉइड करें अगर आप कोडर है। टेस्ट हैप्पी फ्लो ऑफ कोर्स एज वेल एज एज केसेस। हैप्पी फ्लो क्या होता है और एज केसेस क्या होते हैं? हैप्पी फ्लो होता है आपने वेबसाइट बनाई है ना, आपने जो वेबसाइट बनाई थी उसको एक बार रन करके देख लें कि एंड वो सही चल भी रही है कि नहीं, हैप्पी फ्लो, ठीक है जी। नॉर्मल एक फॉर्म बनाया, नॉर्मल डेटा डाले, सबमिट करे, फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाम डाला, ईमेल डाला, ये डाला, ठीक है। फिर एज वेल एज एज केसेस, फिर अगर ईमेल एड्रेस उसने आपने सही ली थी, आप गलत लिख के देखें क्या एरर आ रहा है, भाई ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट गलत है, वो होते हैं एज केसेस। समझ आया? मिन मैक्स आपने डाल दी, फिर आपने बोला कि यार 190 एज डाल दी किसी की, भाई 190 हुई, बाद में देखें वो एरर आ रहा है 190 गलत है, तो ये होता है एज केसेस। पहले एक हैप्पी फ्लो चला लिया, फॉर्म में डेटा डाला, सबमिट हो रहा है, फॉर्म चल रहा है, गुड, तो ये होता है हैप्पी फ्लो। समझ में आया? ठीक है जी। उसके बाद ये है कि राइट कोड कमेंट्स, टेस्ट केसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। जब भी आप कोड लिख रहे हो ना, तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पीस ऑफ कोड लिखा, ये एक बिगिनर सॉफ्टवेयर डेवलपर में और एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर में फर्क है। अगर आपने कोड लिख दिया चल गया, कमेंट्स लिखने से कमेंट तो चलती नहीं है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखनी चाहिए कि नहीं, लिखनी चाहिए। एक्सपीरियंस डेवलपर, अच्छा डेवलपर हमेशा अप्रिशिएट करता और लिखता भी है। टेस्ट केसेस लिखने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के वो कोड करके आ रहा है 2-3 लाइनों में लिख दें, भले आपको पता हो कि मैं बना रहा हूँ, आगे जाके भी मैं ही बनाऊंगा, तो मुझे पता होगा कि मैंने क्या बनाया है, तब भी आपने लिखना है। क्यों? टू हेल्प अदर्स एज वेल एज फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आगे जाके आपका ही जो फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ लेंगे, आप ही अगर काम करें ना भले, तो आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। भाई आपको क्या कोडिंग करके बंदा भूल जाता है, ठीक है जी। अगर आप नहीं भूलते तो मतलब आप इतनी कोडिंग करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, ठीक है जी। तो क्या करें, आप डॉक्यूमेंटेशन करा करें, आपको भी फायदा मिलेगा। यूज CI/CD टूल्स। CI/CD का नाम सुना है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डेवलपमेंट। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनसे नहीं पूछ रहा, सेकंड सेमेस्टर वाले शुरू हो जाते हैं बैकएंड पे, ये उसके बाद वाले जो है थर्ड फोर्थ वाले, उनको पता होना चाहिए, ठीक है जी। CI/CD टूल्स बेसिकली क्या है, ये भी एक थिन लाइन है जो कि बिगिनर प्रोफेशनल इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग करती है। वो बेसिकली ज्यादातर ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है भाई कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। आप बोलेंगे ठीक है सीनियर वाले करते हैं मैं नहीं कर रहा,
तो यही तो लर्निंग है, आप करें। अगर सीनियर वाला कर रहा तो आप करें ना, अपने आप को चैलेंज करें। CI/CD रूल्स बेसिकली ये होते हैं, कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है तो ऑटोमेटिकली आप अपलोड करते हैं गिटहब पे अपलोड करने की आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। तो वो सॉफ्टवेयर फिर आप कहीं सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, गिटहब पे अलग हो रहा है, सर्वर पे अलग हो रहा है, टेस्ट केसेस अलग रन करके चेक कर रहे हैं। तो ये जो पाइपलाइन एक बना देते हैं, वो सारा काम जब का कोड आप पुश करेंगे, वो टेस्ट केसेस भी रन करेगा, डिप्लॉय भी करेगा, लाइव भी करेगा, बिल्ड भी बनाएगा, खुद ही भी लाइव कर देगा। तो बेसिकली टेस्ट केसेस किस लिए लिखे जाते हैं, ये इसलिए भी जरूरी होते हैं। एक तो टेस्ट केसेस इसलिए जरूरी होते हैं कि आपने एक वेबसाइट बना ली, टेस्ट केसेस आपने नहीं लिखे, ठीक है, वेबसाइट बना ली, लाइव हो गई, नया फीचर आया, आपने वो नया फीचर डाला, बाकी वेबसाइट को चेक ही नहीं किया कि उस नए फीचर की वजह से कोई और मसला तो नहीं आया, आपने लाइव कर दी, तो पता चला प्रोडक्शन यानी कि वहां पे लाइव होने के बाद पता चला कि दूसरे फीचर जो है वो तो चल रहा है, दूसरे बंद हो गए। ऐसा हो सकता है ना। तो इसका क्या हल निकलता है, टेस्ट केसेस। अगर आपने टेस्ट केसेस लिखे हुए होंगे तो वो सारे टेस्ट केसेस सारे फीचर्स को रन करके देखेगा, ठीक है जी। जब भी ये टेस्ट केसेस क्या फायदा करते हैं, जब भी आप कोड को पहले आपने गिट पे भी डाला है, उसी में वो टेस्ट केसेस रन कर लेगा कि बाकी सारे फीचर्स चल भी रहेंगे नहीं, नया फीचर तो चल रहा है भाई, आपने टेस्ट कर दिया, पुराने भी चल लेते कि उड़ गए वो, टेस्ट केसेस कहीं है, फिर वो डिप्लॉय करेगा, ठीक है जी। तो ये होता है CI/CD। अच्छा आगे चले। उसके बाद वेबसाइट चेकलिस्ट दी हुई है और कुछ टूल्स दिए हमें। चेकलिस्ट में क्या है जी, अच्छा CI/CD बेसिकली ये हिरोकू वगैरह, इसका आपको पता है, हिरोकू का नाम सुना है, फायरबेस का नाम सुना है, फायरबेस का नाम सुना है, क्या है फायरबेस, डेटाबेस। और ये इसका वन ऑफ द फीचर्स है, सिर्फ ये एक फीचर है उसका, और भी है, और क्या है, फायर, ये रहा फायरबेस। आप जो बात कर रहे हैं फायरबेस की, डेटाबेस की बात करें, दो डेटाबेस है, आपने कौन सा यूज किया है, रियल टाइम फायर स्टोर, किसी ने यूज किया है, ठीक है, दोनों इसके डेटाबेसेस है। और ऑथेंटिकेशन समझ आ गया क्या होता है ऑथेंटिकेशन, फायरबेस ऑथेंटिकेशन किसी ने की है। ऑथेंटिकेशन वही होती है जो बेसिकली ईमेल पासवर्ड से उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि यार ये यूजर है कि नहीं, या SMS उसको भेजो, अगर SMS से वेरीफाई कराना है, OTP करवाना है, तो वो बेसिकली फायरबेस का फीचर है, आप ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। ये डेटाबेसेस के फीचर है। डेटाबेस तो समझ गए आप बेटा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी हैं तो उनके लिए भी मेक सेंस है भाई, डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है, नथिंग फैंसी है, बहुत बड़ी चीज डेटाबेस। सबसे ज्यादा जॉब IT में फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, बूटस्ट्रैप, इतनी सारी चीजें, सबसे ज्यादा जॉब्स किस चीज की होती है भाई, डेटाबेस की, ठीक है जी। ये बैकबोन है हर चीज की, भले आप मोबाइल डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, डेटाबेस आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है सबसे ज्यादा, भले कुछ भी हो जाए। उसके अलावा ये आपने देख लिया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है फायरबेस, ये प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज यूज किया किसी ने, स्टोरेज बेसिकली क्या होती है, डेटाबेस के अलावा अगर आपने फोटोग्राफ सेव करनी है, इमेजेस सेव करनी है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। होस्टिंग क्या होती है जी, हाँ होस्टिंग क्या होती है कि अगर आपने वेबसाइट को अगर लाइव करना है, ठीक है जी, अगर आप लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ आप लोग जो ई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, वो यहाँ टेक के सर्वर्स पे लाइव कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये फ्री में है, यहाँ पे आप होस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ की पॉलिसीज के मुताबिक आपको वहाँ के सर्वर भी यूज करने पड़ेंगे, यहाँ पे अपना बैकएंड फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं फायरबेस पर या हिरोकू पर, ठीक है जी। ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं भाई, क्या सर्विंग होस्टिंग के पैसे नहीं होते, क्या इनको फ्री पड़ रही है, क्या सर्वर वहाँ पे होस्टिंग में, वहाँ रैम CPU आपको दे रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हैं फ्री में, क्योंकि इनके पेड वर्जन भी है, गूगल है भाई ये ये फ्री में चीजें इसलिए देता है क्योंकि इसके पेड चीजें फिर मुश्किल होती हैं, महंगी होती हैं। फंक्शंस, सर्वरलेस एप्लीकेशंस का आपने सुना होगा, उसके लिए फंक्शंस यूज होते हैं, बाकी ML वाले मशीन लर्निंग वाले यूज करते हैं। तो फायरबेस इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है जी। अच्छा वापस आ जाए आगे प्रेजेंटेशन। उसके अलावा चेकलिस्ट, बेसिकली आपने अगर वेबसाइट बनाई है, चल तो रही है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें कि SEO ऑप्टिमाइज हो वेबसाइट, ठीक है जी। अगर पब्लिक के लिए बना रहे हैं तो SEO ऑप्टिमाइज हो, तो SEO वालों को पता हो, अच्छी प्रैक्टिसेस यूज की हुई हो, यानी कि गूगल पे वो रैंक कर रही हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोशिश आप करते हैं कि वो रैंक हो जाए, बाकी आपका कंटेंट भी डिपेंड कर रहा है, तो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं तो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर आता है। उसके बाद शुड बी फास्ट इनफ, ठीक है जी। वेबसाइट जो है, एक फास्ट वेबसाइट जल्दी खुलती है, एक स्लो खुलती है, एक कोई बेंचमार्क है कि यार इतने टाइम में खुलनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है जी, कोई आपके माइंड में है। देखें जी, अगर आप भी वेबसाइट यूज करते हैं ना, तो आपके पास जो वेबसाइट होती है वो कितने सेकंड में खुल जाती है, 2 3 4 सेकंड में खुल जाती है। अगर कोई वेबसाइट 5 6 7 सेकंड तक जाती है ना बात, आप बंद करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ये यूजर एक्सपीरियंस है नॉर्मल, आप बोलेंगे कि वेबसाइट नहीं चल रही, ठीक है जी। अगर आपने जो वेबसाइट बनाई है वो 7 सेकंड ले रही है, आपको पता है यार, हाँ यार 7 सेकंड बाद चल जाएगी, आपके पास, आपको तो पता है, लाइव कर दिया, तो कस्टमर को नहीं चाहिए भाई वो,
यूजर को नहीं चाहिए, 7 सेकंड तक ले गया वो छोड़ देगा, वो बोलेगा वेबसाइट चली नहीं रही। ठीक है, नेट इशू भी है तो वो तो नेट इशू नहीं होते भाई अब यूजर के पास। यहाँ हम देसी लोग हैं, हम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर नेट इशू आप यहाँ पे भी लोगों के नेट घरों पे अच्छे हैं। यहाँ एपटेक के नेट में मसला आता है, यहाँ यहाँ के एपटेक के नेट में मसला है। क्यों है, इसकी भी रीजन है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसीज वगैरह लगी हुई होती हैं, यूएसबी के सॉफ्ट ब्लॉक करने वाले सॉफ्टवेयर एंटीवायरस लगे, वरना आप लोग यूएसबी ला ला के यहाँ के पीसी को बंद ही कर देंगे, इससे अच्छा स्लो चल जाए, बंद ना हो। तो क्या है, यूएसबी के लगे हुए एंटीवायरस लगे हुए हैं, और नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क वगैरह को सिक्योर करने के लिए लगे हुए, इसलिए पीसी थोड़ा स्लो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छे पीसीज भी हैं। अच्छा, डीबी क्यूरीज शुड बी ऑप्टिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड। डेटाबेस पे तो काम किया ना, डेटाबेस कौन से सेमेस्टर में आता है, सेकंड में आ जाता है माईसीक्वल डेटाबेस, सेकंड में आया था। कैसे किया, चलाया या जिद लगा के किया है, डेटाबेस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, और ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि यार आपने जॉइंट्स वगैरह को अवॉइड करें, जॉइंट्स कम से कम लगाएं, प्राइमरी की वगैरह कीज वगैरह जो होती हैं वो बनाएं, इंडेक्सेस वगैरह का आपको पता है इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग वेबसाइट के अंदर करें। ठीक है जी, जहां आप इंडेक्स आपको लग रहा है वहां इंडेक्सेस बनाएं, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नहीं भी बनाएंगे काम तो चलेगा, लेकिन इंडेक्स बनाने से आपकी स्पीड बढ़ती है, इसके बारे में स्टडी करें कि कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मिनिमाइज क्यूरीज सबसे कम, एक तो पहले ऑप्टिमाइज भी हो फिर मिनिमाइज भी हो, सबसे कम क्यूरीज में आपका काम होना चाहिए। ये नहीं कि एक वेबसाइट में हमारी 10 क्यूरीज आप अलग अलग मार रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ऐसी क्यूरी बनाएंगे एक ही क्यूरी में डेटा रिजल्ट आ जाए, एक या दो में आ जाए, 10 बार बार डेटाबेस को कॉल करने लगेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है जी, उसने डाटा मंगवाया, वो सर्वर पर जाके लोड ही हो, सर्वर अभी भेज रहा है, डेटा बना रहा है भाई, डीबी से चेक कर रहा है। ठीक है जी, ये सेकंड्स का काम है, लेकिन डेवलपर के नजरिए में उन सेकंड्स को भी मिली सेकंड्स में लाना पड़ता है भाई उसको। ठीक है जी, वेबसाइट शुड नॉट बी वल्नरेबल टू अटैक्स, सिक्योरिटी अच्छी हो, अटैक्स के लिए वल्नरेबल ना हो, अटैक्स ना हो सके उसके ऊपर। ठीक है जी, यूएक्स शुड बी गुड, ईच मोबाइल फीचर और 3 क्लिक्स एट मैक्स, ये मैं आपको समझा दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, अच्छा इससे वल्नरेबल टू अटैक्स, इससे कैसे बचें, क्या करें, सिक्योरिटी चीजें पढ़ने बैठ जाएं कि क्या क्या चीजें वेबसाइट में मसले होते हैं उनको ठीक करें, क्या करें, ऐसे ही करें। वेबसाइट को सिक्योर करने की चीजें एक अकेला डेवलपर कभी भी नहीं कर सकता, लर्निंग करके उसको सिक्योर करने बैठ जाए, कभी भी नहीं, क्योंकि 1000 तरीके हैं वेबसाइट को अटैक करने के, 1000। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे भाई, HTML से जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनती नहीं है प्रोफेशनली, आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फ्रेमवर्क्स पे बनती है, फ्रेमवर्क्स वाले पूरी टीमें बैठी हुई है, वो फ्रेमवर्क को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, तो नए फीचर तो डालते ही डालते हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ठीक करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पीएचपी तो पढ़ ली, पीएचपी से वेबसाइट बनानी नहीं बैठ जाना कोर पीएचपी पे, लारावेल से बनाना हमेशा कोशिश करना, लारावेल पढ़ी है ना आपने, तो वो, वरना सिक्योरिटी का ख्याल आप करते करते आपकी, आपको बस पढ़ते ही रहेंगे, ये सिक्योरिटी फीचर इसका ये हल है, ठीक है जी, फिर ये एक इशू है, ये हल है, इससे अच्छा ये लारावेल यूज कर ले अपडेटेड वर्जन। ठीक है जी, ये फ्रेमवर्क का फायदा होता है। अच्छा, उसके अलावा टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्टैक्स, ये देख लें, वायर फ्रेमिंग के लिए मैंने कौन कौन से टूल बताया, बाल्सामिक बताया, दूसरा कौन सा है, मॉकअप्स, गूगल कर लिएगा। डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से टूल है, एक्जी, एडोब एक्जी और फिग्मा। उसके बाद डेटाबेसेस के लिए कौन कौन से, माई सीक्वल, फायरबेस। ठीक है जी, माई सीक्वल की एक खास बात है, माई सीक्वल जो आपने पढ़ा है, मोर देन 75% ऑफ दी डेटाबेसेस जो है, 70 होगा या 75 होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेटाबेसेस हैं दुनिया में यूज होने वाले उनमें माईसीक्वल है भाई। तो आप जो पढ़ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और दिल लगा के पढ़ें, और इसको ये नहीं कंपेयर करा करें कि चलो मैं क्लास में सबसे अच्छा मैंने कर लिया, आप इसकी नेट पे जाके देखें, माईसीक्वल एक ह्यूज वर्ल्ड है, ठीक है, जिसको एक्सप्लोर करें। इस तरीके से फायरबेस भी है। वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है जी, वर्जन कंट्रोलिंग जैसे गिटहब है, गिटलैब है, तो वर्जन कंट्रोलिंग वही अलग अलग वर्जन आपने निकालने हैं, वो हो गया, या आपने एक वेबसाइट पे आपने कोई चेंजेस वगैरह कर दिए, वो आप डाल रहे हैं, नया फीचर डाल रहे हैं, तो वर्जन कंट्रोलिंग हो जाती है, वो आप गिटहब के ऊपर करते हैं, गिटलैब के ऊपर करते हैं, सिर्फ कोड अपलोड करने के लिए गिटहब नहीं है, गिटहब भी मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है जी, मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ उस पर काम कर सकें, ठीक है जी, कोलैबोरेट कर सकें, अपना अपना कोड शेयर कर सकें, उसके लिए भी गिटहब है, लाइव करने के लिए भी है। तो गिटहब तो ओपन सोर्स के लिए भाई चीता है, ये तो बताया, ये भी आप समझ लें कि डेटाबेसिस की वर्ल्ड में कौन है चीता, माईसीक्वल। वर्जन कंट्रोलिंग में कौन चीता है भाई, गिटहब। बिटबकेट, गिटलैब, ये और दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन है, लेकिन गिटहब क्या है भाई, मार्केट कवर की वजह से सबसे ज्यादा। ठीक है जी, तो गिटहब को आप समझें, इसकी अगर आप लोगों ने गिटहब के ऊपर किस किसने काम किया है, कोड पुश पुश वगैरह करना, अपलोड करना, क्लोन करना, किसने काम किया है इतना बेसिक वाला, किया है गिटहब के ऊपर कोड अपलोड किया है, ट्राई किया है, किया हुआ है ना आप लोगों ने, कौन से सेमेस्टर में आता है, थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी है गिटहब यार, 7062 वालों का सेकंड में आ गया है गिटहब। ठीक है जी, नए करिकुलम में, अच्छा पुराने करिकुलम में तो कर लिया आपने गिटहब पे,
किया था भूल गए। तो ये चीजें असल में ये क्या है, ये जो इन्होंने बात बोली है, इन्होंने बात बोल दी है, सबके दिल की बात बोल दी है। किया तो था भूल गए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पता भी नहीं था कि गिटहब की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें कि इंपॉर्टेंस उनकी क्या होती है भाई। ठीक है जी, तो वो भी पता होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं अभी, आप उसको करिकुलम देख के पढ़ रहे होते हैं, तो ये आप समझ लें कि इनकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है। तो गिटहब आपने लाजमी करना है। अगर आप आगे जाके बोल रहे हैं भाई अच्छा डेवलपर बनना है ना आपने, या बाहर के कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना है आपने, रिमोटली डेवलपर से कोलैबोरेट करना है, गिटहब नहीं आता तो बैठे रहें। आप किसी कंपनी में जाके जॉब ही कर सकते हैं, वहां पे बैठ के उधर ही लोकली ही काम करेंगे आप। ना इंटरनेशनल मार्केट को आप टच कर सकते हैं, ना रिमोटली आप घर बैठे बैठे वाला काम, ऐसा कोई सीन नहीं है, सारे सीन ऑफ हो जाएंगे अगर आपको गिटहब नहीं आता। ठीक है जी। तो दस लेट बट नॉट नेवर, मतलब ये है कि अगर आपको भले लेट पता चल रहा है, कोई अच्छी टर्म मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि इट्स बेटर देन नेवर। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए स्लैक, ये स्लैक यूज किया आप लोगों ने किसी ने? स्लैक कहाँ है यार, ये रहा। स्लैक वगैरह बेसिकली व्हाट्सएप होता है ना, तो उसी तरीके से ये है स्लैक। तो ये यहाँ पे बेसिकली चैनल्स बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे इंडिविजुअली आप किसी को, ये मैंने टैनी वालों के लिए बनाया था, ई प्रोजेक्ट के लिए 21 टैनी, ये उन बैच का ही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने उनके प्रोजेक्ट वाले वाइज भी बना दिए, चैट रूम्स बनाए हुए हैं, और रैंडम और जनरल ये बना के दे देता है खुद ही। जनरल में आप काम के बाद शेयर करें, रैंडम में आप शुगर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रैंडम में एक ये पोस्ट है, इसको जरा पढ़ें और इसको समझें कि आपको समझ आई आपकी नहीं आई। हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट। अगर आपने कोई अगर वेबसाइट बनानी है, कोई रिक्वायरमेंट आई थी अगर आपके पास, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो ये पढ़ें, आप समझ आ रही है अब आपको? समझ आई? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही बताना चाह रहे हैं कि कस्टमर ने एक्सप्लेन ये किया था, प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये समझा, क्योंकि बेसिकली लेयर्स होती है ना, अगर जितनी ज्यादा आपने लेयर बना दी, वो कुछ बता रहा है, समझ कुछ रहा है। वो बोल रहा है मुझे झूला चाहिए ऐसा, वो समझ रहा है शायद ऐसा चाहिए। और एनालिस्ट ने उसको जब डिसाइड किया, उसने पेड़ ही काट के उसने बोला शायद यहाँ चाहिए। उसने बोला, प्रोग्रामर ने बोला अच्छा ये चाहिए, इसने पेड़ पे लपेट के ये झूला यार जमीन पे ही रखा हुआ है। बिजनेस कंसल्टेंट ने उसको बोला अच्छा, उसने डेवलपर से पूछा काम हो गया? हाँ हो गया। उसने बाद में बताया हमने भाई ये बनाया है, सोफा रखा हुआ है। चले जी। प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट कैसे किया गया? यहाँ पे है ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। ठीक है जी, सिर्फ साया नजर आ रहा है। ठीक है जी। व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल्ड, ऑपरेशन यानी कि जो चीज डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, उन्होंने इंस्टॉल किया गया बट डोरी लगाई, वो गति तो है ही नहीं। और कस्टमर को बिल कैसे किया गया? रोलर कोस्टर बनाया हुआ है भाई, मतलब भरमार कस्टमर से पैसे तो आपने ले लिए दबा के। हाउ द सोल्यूशन वो सपोर्टेड, और उसने काम क्या किया भाई, कोई फायदा किया? नहीं, पेड़ ही कट गया। सपोर्टेड नहीं है। सपोर्टेड मतलब बेसिकली ये मेंटेनेंस भी हो सकती है। व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, इवन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो बिजनेस वाला भी लाया था ना सबसे पहले, वो उसको चाहिए क्या था? वो ये चाहिए था, टायर चाहिए था उसको। वो शुरू से एंड तक भाई आप सेम पेज पे कोई है ही नहीं। सही है जी। तो ये एक्चुअली होता है वेबसाइट्स में, वेब डेवलपमेंट में, बिजनेस में। मजाक नहीं है ये मजाक बनाया हुआ है, मजाक के तौर पर प्रेजेंट किया हुआ है, ये रियलिटी है। ये यही हो रहा है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कंपनीज में, बिजनेसेस में। और ये पता होना चाहिए, बिजनेस वाले इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इश्यूज तो आएंगे, कम्युनिकेशन गैप आएंगे, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप, खत्म नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन गैप तो रहेगा रहेगा, आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें, खत्म तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा जी। वर्जन कंट्रोलिंग बता दिया, कम्युनिकेशन स्लैक का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। सर्वर, सर्वर पे डिप्लॉय करना होता है अगर आप एप्लीकेशन, लिनक्स पे आप लोगों ने काम किया है? लिनक्स का सुना है? सुना है ना? शुगर है। और कौन से सेमेस्टर में सुना है और काम किया है? सेमेस्टर में किसी में नहीं है आपके? 7062 वालों में किसी सेमेस्टर में होगा, वरना इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि लिनक्स जो है आपके बेसिकली जो सर्वर्स हैं उसमें मार्केट इसने सबसे ज्यादा कवर किया है, 90% ज्यादा सर्वर्स लिनक्स के होते हैं। डॉट नेट पे काम किया आप लोगों ने? डॉट नेट की एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय होती है? लिनक्स के सर्वर पे। ज्यादातर वो विंडोज के सर्वर पे होती हैं, लेकिन बाकी जो है ना, नोड जेएस वगैरह आ रही है या पीएचपी भी आ रही है, तो वो ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि लिनक्स के सर्वर लगे हों, क्योंकि एक तो लाइट वेट वगैरह है। ठीक है जी। तो ज्यादातर मार्केट कवर किसने की है? लिनक्स ने। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के करिकुलम में आगे आ जाएगी, तो ये आपने सीखनी सीखनी है। लिनक्स भी क्या है, ऑपरेशन अगर आपने उस पर जाना है ना, डेवऑप्स का नाम सुना हो आपने, डेवलपर और ऑपरेशन वाला काम,
तो उसके लिए आपने ये जरूरी है, ठीक है जी। मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में आ रहा है भाई जीरा। जीरा का नाम सुना है किसी ने? जीरा का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? ट्रेलो बोर्ड और नोशन, चलिए ट्रेलो बोर्ड और नोशन की तो खैर है, जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये वो सीन है, बेसिकली अगर जो काम डिवाइड करना है भाई, डेवलपर्स हैं उनको काम डिवाइड करना है, किसने काम कितना कर लिया, तो वो सब किसमें होता है भाई? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है वो। और वो सब हो रहा होता है उसमें, जीरा में। ये मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये सिंपल कैनबैन बोर्ड उसमें होता है। ये रिक्वेस्टेड फीचर है, मतलब एक बिजनेस वाले ने लिख के रख दिया भाई ये बनाना है। इन प्रोग्रेस, डेवलपर उठा उठा के कार्ड को जो है यहाँ पे करता रहेगा। इन प्रोग्रेस मतलब उन पे काम चालू है, जब कंप्लीट हो जाएंगे उनको कार्ड को उठा उठा के कहाँ डाल देगा जी? डन में। यही लॉजिक है, यही जीरा में यूज हो रहा है, यही ट्रेलो बोर्ड पे यूज हो रहा है। कोई फैंसी कोई मुश्किल चीज ये आप बैक इस पे व्हाइट बोर्ड पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप उसको स्टिकी नोट्स बने हुए ना, स्टिकी नोट्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बैकलॉग कहलाता है बेसिकली, आप कैनबैन बोर्ड कहलाता है, ठीक है जी। ये बैकलॉग में ही आपके सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं। ये इन प्रोग्रेस कर दिया आपने, पीयर रिव्यू कर दिया, इन टेस्ट कर दिए, ये उन्हें मल्टीपल स्टेजेस कर दी। बेसिक तीन तो होती हैं, एक टू डू लिस्ट और इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। टू डू लिस्ट की तरह से समझ लें आप, ठीक है जी। वो काम कहाँ होता है जी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स में, जिसमें जीरा जो है सबसे ज्यादा मार्केट कवर किसने किया हुआ है? जीरा ने। सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज करी है? जीरा। बाकी भी है ट्रेलो बोर्ड और नोशन भी है। तो आइंदा आपसे भी पूछे ना जीरा क्या है, तो कम से कम ये नहीं बोलिएगा कि पता नहीं है। यूज नहीं किया अलग चीज है, पता हो ना, ये होना चाहिए, ठीक है जी। क्लाउड के लिए, क्लाउड बेसिकली क्लाउड यानी कि सर्वर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो उसमें हेरोकू, नेटलिफाई, फायरबेस तीनों के फ्री वर्जन है, वहां पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो क्लाउड ये होता है, ठीक है जी। चलिए जी आगे, डिप्लॉइंग योर वेबसाइट। डिप्लॉय करना इट्स अ ह्यूज टॉपिक एज वेल। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया जी कि डिप्लॉय करने के लिए एक तो फ्री वर्जन, अगर आपने सिर्फ HTML CSS की वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो आप गिटहब पे कर लें, github.io, उसका लिंक में आ जाएगा, ठीक है जी। गिटहब पेजेस का किसी को आइडिया है? स्टैटिक साइट्स डिप्लॉय होती है, किसी को आइडिया है गिटहब पेजेस का? ये मेरे बैच वालों को तो आइडिया है, गिटहब पे जो साइट्स डिप्लॉय करते हैं, ये मेरे बैच वाले भी सो गए यार। वो जो बुक पैराडाइज वगैरह की वेबसाइट दिखाई है, हाँ सही है। अच्छा जी, ये जो है मिसाल के तौर पर, ये वेबसाइट जो है जो डिप्लॉय हुई है, ये बेसिकली आपकी जो HTML CSS की नई बुक आई है ना 7062 में जो है, उसके एंड का प्रोजेक्ट में ये बुक है, सही है। ये बना के मैंने HTML CSS ये नॉर्मली उसको डिप्लॉय का किया हुआ है। github.io नजर आ रहा है, तो ये गिटहब के ऊपर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। उस तरीके से ये दूसरी वेबसाइट है, ये भी क्या है, गिटहब पे डिप्लॉयड है, github.io। ये बेसिकली होता है कि जो कोड आप गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं ना, वही कोड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं गिटहब पेज में या लाइव कर सकते हैं आप उसको, ठीक है जी। तो ये भी आपका इसका पार्ट ही है, ये भी हम करके देख लेते हैं। गिटहब पे अगर आप लोगों ने पहले किसी ने डिप्लॉय नहीं करी ना, ये भी हम इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये अगर ये गायब नहीं हो सकती, चलो जी गायब हो गई। अच्छा ये देख लें, ये इसका कोड है, सिंपली ये तो नॉर्मली पुश कर दिया भाई। HTML की फाइल्स आ गई सारे पेजेस की, ये स्टाइल्स आ गई, इमेजेस आ गई। ये कोड तो पुश करना आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको कन्वर्ट कर दिया फिर मैंने गिटहब पेज के अंदर, वो कैसे किया वो देख लेते हैं। और इवन इसको कोड को यहाँ पे लेके कैसे आए वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं जी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एक वेबसाइट है, ये एक स्टूडेंट ने मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, तो मैंने इसको लाइव करा है। अब देखिए इसका यहाँ अबाउट में आ नहीं रहा, यहाँ इसका आ रहा होगा। ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, ये लाइव हुई हुई है, हम इसको डाल देते हैं। इसका यहाँ पे मैं URL यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे URL आ गया। अच्छा जी,
रेपोजिटरी बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट होता है इसकी टर्म में, ये गिटहब की टर्म में उसको कहते हैं जी रेपोजिटरी। न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ बना लेते हैं या बेसिक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये लोकली मेरे पास जो साइट पड़ी हुई है ये मैं आपको देख लेते हैं हम चला के, ठीक है जी। सिंपली एक HTML CSS की वेबसाइट है, इसकी थोड़ी सी ये इंडेंटेशन में लगा है, थोड़ी खराब हो गई है स्क्रीन की वजह से। अच्छा इसको अभी क्या है, ये देखें लोकल URL आ रहा है, लोकली डाउनलोड हुई हुई है। इसको हम चाहते हैं कि यार अब ये नेट पे चली जाए, ये मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है जी, डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी हुई है। अच्छा सिंपली पहले तो इसका कोड अपलोड कर लें। गिटहब पे कोड अपलोड कैसे होगा जी, एक मैं रेपो बना रहा हूँ, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया जी बेसिक प्रोजेक्ट। पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है जी, पब्लिक रेपोजिटरी और प्राइवेट रेपोजिटरी, बेसिकली प्राइवेट वाली फिर किसी और को नजर नहीं आ रही होगी, पब्लिक वाली नजर आ रही है। और मजे की बात यह है कि गिटहब पे कोड वगैरह जितने रेपो बनाए, जितने कोड पुश करें या जितने पेजेस बनाए आप लोगों के लिए फ्री है। रीडमी फाइल क्या है, गिट इग्नोर क्या है, चूजा लाइसेंस क्या है। रीडमी फाइल का किसी को पता है? रीडमी फाइल बेसिकली प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही होती हैं मिसाल के तौर यार, इसको थोड़ा सा मैं बार बार टॉप पे आ रहा है। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पर मेरी रेपो थी एक, तो इसमें यहाँ जो बोल रहा है ना, यहाँ ये बोल रहा है भाई ऐड अ रीडमी, कह रहा है यहाँ पे रीडमी फाइल ऐड कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो कहलाता है जी रीडमी। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल भी दिखा सकूं कि वो क्या होता है, ये देख ले सोशल रीडमी बेसिकली बता रहा है कि यार ये जो कोड तो ये रहा, और ये बेसिकली उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि यार ये बैकएंड है, फायरबेस और नोड जेएस पे बना हुआ है, ये फायर स्टोर यूज कर रहा है, ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है और स्टोरेज यूज कर रहा है। ये मैंने बनाया था, तो स्टोरेज उसके सर्वरलेस फंक्शन यूज कर रहा है फायरबेस के, और फायरबेस के ट्रिगर्स भी यूज कर रहा है। तो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है ये। तो ये डिप्लॉय हुआ है यहाँ पे, और ये सर्वर वाली एप्लीकेशन है, तो इसका आप इसको पेजेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। HTML CSS वाली जो UI वाली होती हैं फ्रंट एंड वाली, वो आप पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम उसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। डॉट गिट इग्नोर कौन सी फाइल होती है, किसी ने कमांड से आप लोगों ने क्या था, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ये आप लोगों ने यूज की थी कमांड्स गिट के लिए, ये आप लोग लाजमी करेंगे। गिटहब की इंपॉर्टेंस मैंने अभी आपको बताई है कि अभी आप अगर लोकल डेवलपर के माइंडसेट से जा रहे हैं तो वो बेकार है भाई, वो मतलब ये है कि नॉट सो गुड। आप और अच्छी चीज टारगेट करें, आप गिटहब को लाजमी सीखें, ठीक है जी। लोकली भी ये सब, लोकली भी यही मिलेगा, वहां जाएंगे मार्केट में बोलेंगे भाई गिटहब सीखो, ठीक है जी। एक ही आपने अकेले ने थोड़ी वेबसाइट बनानी है, मल्टीपल डेवलपर्स ने बनानी होगी ना। कुछ कोड पीस ऑफ कोड पे, कुछ फाइल्स पे आप काम करेंगे, कुछ पे वो कर रहा होगा, कभी कभी सेमी फाइल पे आप लोग काम कर रहे होंगे। तो ये सब कौन हैंडल कर लेता है, गिटहब। तो ये जी ये सब इश्यूज गिटहब हैंडल कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने रेपो बनाई, इसका मैंने नाम रख दिया बेसिक प्रोजेक्ट, क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा आपका सेशन में कितनी देर है, 6 बजे, 4 से 6 था ना? नहीं क्या बस है? अच्छा सर सेशन हम क्लोज कर दें, बिजनेस मॉडल तो देखा ही नहीं, बिजनेस मॉडल तो देखा ही नहीं क्या, नेक्स्ट सेमिनार में। चले फिर इसको फास्ट ट्रैक कर लेते हैं। अच्छा ये फिर मैं मिस कराता हूँ, डायरेक्ट बिजनेस मॉडल पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा ये वाला हो गया था आपका, ये भी हो गया, रिलीज वर्जन हो गया। बिजनेस मॉडल, भाई बिजनेस मॉडल में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो आपको पता है स्टार्टअप का। अच्छा देख लें इसे, क्योंकि अगर जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो उनका खराब ना करे जिनको है, ठीक है जी। अच्छा बिजनेस मॉडल भी देख लें अभी,
की कॉन्सेप्ट देख लें कुछ। अच्छा, कॉस्ट और प्राइस, एक चीज की कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क होता है? कभी ये सोचा? ठीक है जी, कॉस्ट होती है कि आपने कोई भी चीज बनाई है ना, गिलास बनाया है, ठीक है, मोबाइल बनाया है, उसको जो खर्चा आया ना कंपनी का, वो है कॉस्ट। जो उसने फिर 50,000 का मोबाइल बेच रहा है वो उसकी प्राइस है। कॉस्ट जो उसका खर्चा है, प्राइस हो गई जो वो बेच रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट, प्रॉफिट फायदा है तो रेवेन्यू भी वही है जो वो पैसे कमा रहा है। तो क्या फर्क है? रेवेन्यू इनकम है तो प्रॉफिट क्या है? तो ज्यादा क्या है, रेवेन्यू या प्रॉफिट? ज्यादा क्या होता है, रेवेन्यू या प्रॉफिट? प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट वाले कितने प्रॉफिट ज्यादा है, और रेवेन्यू वाले कितने रेवेन्यू ज्यादा है? भाई रेवेन्यू होता है, मिसाल के तौर पर आपने 100 मोबाइल बेच दिए, ठीक है जी, आपकी सेल हो गई 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख रुपए मिसाल मोबाइल ली, कुछ और नहीं नहीं, चले मोबाइल ली आपने, कोई प्रोडक्ट बेची है, 1 लाख रुपए की सेल हो गई आपकी, तो वो आपका हो गया रेवेन्यू। लेकिन वो आपने कमाए नहीं, आपने उसको जो खर्चा लगाया था 40,000 का, वो तो घटाए, कितने बचे? 60,000, वो आपका है प्रॉफिट। सही है जी, तो ये था रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू जो कमाए, प्रॉफिट वो जो उसमें से आप अपनी कॉस्ट वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह सब काटे, वो प्रॉफिट है आपका। ठीक है जी, एक्सपेंसेस हटाएंगे तो वो प्रॉफिट है। ये सिर्फ बिजनेस वालों को नहीं पता होना चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए। वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बाइकिया और उबर अगर पहले से थे, आप सोचते कि यार अब आ नहीं सकते तो एयरलिफ्ट और सिविल फिर नहीं कामयाब होते, ठीक है, नहीं सर्वाइव कर रहे होते। तो वैल्यू प्रोपोजिशन या उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है जी। अब उनकी क्या है, वो पूरी वैन लेकर आए हुए हैं, ठीक है जी, एक साथ ज्यादातर लोगों को वो उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, वो उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उनका या यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी भी एक टर्म यूज करते हैं, आपको वो जाके आप जाएंगे ना, बोलेंगे भाई मैंने उबर जैसा बिजनेस करना है, मुझे आप फंडिंग दें, वो बोलेंगे आपका यूएसपी क्या है। वो ये नहीं बोलेंगे ठीक है उबर वाला बिजनेस तो चल रहा है ना, उबर वाला कर रहा है, आप डिफरेंट क्या ला रहे हो, यूनिक क्या है आपने, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है जी। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए आइडिया, ठीक है जी, भले उस इंडस्ट्री में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, फूड इंडस्ट्री में हो। आप बोले मुझे दूसरा फूड पांडा खोलना है, नहीं ऐसा नहीं करे, कुछ यूएसपी हो, कुछ डिफरेंट हो, ठीक है जी, तभी तो ये एयरलिफ्ट हो गया, सिविल हो गया, बाइकिया हो गया, ऊपर आगे में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है जी। एक्विटी और स्वेट एक्विटी, ये क्या होती है? एक्विटी क्या होती है? एक्विटी कैपिटल, सारी टर्म घुसेड़ दो बिजनेस वाली, कैपिटल अलग है, एक्विटी कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? सरमाया, कैपिटल, इन्वेस्ट करते हैं, जो आप पैसा लगाते हैं बिजनेस में। मिसाल बिजनेस पार्टनर्स मिले हुए यार, 5 लाख मैं मिला रहा हूँ, 5 लाख तू मिला रहा है, ठीक है जी। तो दो पार्टनर, 3 पार्टनर है, एक ने मिला है 5 लाख, कितना कैपिटल हो गया? 5 लाख का। दूसरे ने मिला है 5 लाख, कितना कैपिटल हो गया? 5 लाख, 10 लाख। तीसरा बेचारा क्या है, डेवलपर है, वो क्या करेगा? वो उस अच्छा वो जो है ना, उन्होंने पार्टनरशिप के लिए 50-50% की, लेकिन अगर जो तीसरा पार्टनर, उनको इक्विटी कितनी हो गई? 50% इक्विटी, दूसरे की 50% इक्विटी। लेकिन अगर तीसरा पार्टनर भी है, वो आईटी का बंदा है, उसको वेबसाइट बनानी आती है, वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको डिप्लॉय करनी आती है, उसको रन करनी आती है, तो वो क्या करेगा? उसको इक्विटी नहीं दे, लेकिन उसे तो कैपिटल तो मिलाया नहीं, वो क्या मिलाएगा? अपनी स्वेट इक्विटी, वो अपनी मेहनत मिला रहा है ना, तो उसको बोलेंगे ठीक है 40 मेरा, 40 मेरा, 20 तेरा, ठीक है, तेरी स्वेट इक्विटी, सारी मेहनत तेरी, हमारा पैसा है, तेरी मेहनत है, तो 20% इक्विटी तुझे हम फिर भी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इट मेक सेंस कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्वेट इक्विटी, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ट्रेडिशनल, अच्छा बिजनेस मॉडल से देख लें, ट्रेडिशनल वाले में आ गया डायरेक्ट सेल्स, फ्रेंचाइजिंग, ब्रिक एंड मोर्टार, मतलब दुकान वाले जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल है। अब सारे टेक वाले हो गए हैं, ठीक है जी। यानी कि अपवर्क हो गया, अपवर्क का बिजनेस मॉडल क्या है भाई? अपवर्क जो फ्रीलांसिंग वाले वेबसाइट है, तो जो अपवर्क है इटसेल्फ, उसकी अर्निंग क्या हो रही होती है? फ्रीलांसर वाला तो पैसे ले रहा है, ठीक है, वो बिजनेस वाले को प्रोडक्ट मिल रही है। अपवर्क कैसे कमा रहा है? वो परसेंटेज ले रहा होता है फ्रीलांसर से भी और क्लाइंट से भी, ठीक है जी। वो सिर्फ छोटी सी परसेंटेज ले रहा है, उसने एक बार बना दिया, और जो भी आएगा काम करता जाएगा ना, वो हर किसी में से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है जी। ये उसका एस्क्रो वाला बिजनेस मॉडल है। फूड पांडा या सस्ता टिकट या उबर, ये उबर वगैरह क्या कर रहे हैं भाई? क्या ड्राइवर उबर हायर करता है कि ये इतने बंदे हैं तुम्हें पास जॉब करो? या बंदे वो जो यूज करने वाले होते हैं, वो उनके पास कोई मंथली क्या अपनी रेटिंग पूरी करनी है ना, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक मिडिल वेयर है। यही फूड पांडा का काम है, ना रेस्टोरेंट उसके ना बंदे उसके, मिडिल वेयर, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाए,
सस्ता टिकट डॉट पी के, सस्ता टिकट का पता है आपको, बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री वाला है, टिकट्स आपने लेने हैं, पीआईए की वेबसाइट पे जाएं, दूसरी एयरलाइन शाइन वालों की जाएं, इधर से आप सस्ता टिकट पर आए, सारे यहीं पे, जैसे फूड पांडा सारे खाने यहीं हैं, ठीक है। तो ये मिडल वेयर है खाली, ये अपना थोड़ा सा चार्ज ले लेते हैं। यूट्यूब और गेम्स, यूट्यूब आप फ्री में चल रही है, वीडियो कंटेंट फ्री में, तो यूट्यूब कैसे कमा रहा है? एड्स से। मोबाइल में जो गेम्स आ रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं? एड्स से। एड्स का रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल छोटा नहीं है भाई, एड्स की अर्निंग बहुत हैवी है। शुरू में आप लोगों को, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, आप उनसे शुरू में कस्टमर से पैसे ले नहीं सकते। आपने नहीं जाएंगे कि आप हमारी सर्विसेज के लिए पैसे लो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आप कितने बड़े, आप कोई ब्रांड थोड़ी है बने अभी तक, तो वो आप पे भरोसा क्यों करेंगे? आपने उनको चीजें फ्री रखनी पड़ती हैं। ये बिजनेस माइंडसेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आप चीज पे नहीं करेंगे, पे नहीं मांगेंगे आप पैसे तो सर्विस के, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या है। आप शुरू में एड्स से कोशिश करेंगे आप पैसे कमाएं। यूट्यूब अभी तक एड से ही कमा रहा है आपसे, अभी तक उसने पैसे चार्ज करना शुरू नहीं किए, ठीक है जी, वो एड से इतने कमा रहा है, ठीक है जी। तो आप कौन होते हैं? आप नया बिजनेस ला रहे हैं और बोल रहे हैं मैं इससे कस्टमर से इतने इतने पैसे ले लेता हूँ? नहीं भाई। जब उबर करीम भी आई थी, बड़े बड़े ब्रांड थे, शुरू में 3 3 राइड, 6 6 राइड, 7 7 राइड फ्री देते थे, फिर 3 पर आए, फिर 1 राइड पे फ्री आए, फिर वो रेफरल सिस्टम पे आए, फिर वो सब अपने अपने पे चले आ गए मार्केट में, सबको मजा चखा दिया उन्होंने, एक बार प्लेटफॉर्म पे ले आए, अब पैसे दो भाई, ठीक है जी। तो ये माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने घुमाना है, ठीक है जी। बिजनेस मॉडल इज अ कंपनीज प्लान। अच्छा, बिजनेस मॉडल पे आए थे हम, एक्चुअली बिजनेस मॉडल होता क्या है? बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया, एक मॉडल है, एक नमूना है, बेसिकली एक प्लान है दैट डिफाइंस प्रोडक्ट और सर्विसेज इट विल सेल। उसमें आपने बताना है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो। इट्स टारगेट मार्केट, मार्केट किसे सेल कर रहे हो? मार्केट, देखें भाई, एक बाजार है ना, उसको हम मार्केट में उर्दू कह रहे होते हैं। मार्केट का मतलब वहां पे लोग भी हैं, दुकानें भी हैं। मार्केट का मतलब दुकानें होती हैं या आम आवाम होती है? मार्केट आवाम होती है भाई, ठीक है जी। तो हम कहते हैं ना, जहाँ दुकानें हैं वो मार्केट है, नहीं जहाँ आवाम है वो मार्केट है, ठीक है जी। तो आपने बताना है इट्स टारगेट मार्केट, कि टारगेट मार्केट आपकी क्या है, किसे बेचना है आपने, ठीक है। क्या आपकी टारगेट मार्केट में ऐसा है कि वो लड़कों के लिए है, फीमेल्स के लिए, जैसे कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हो गई, या ऐसा है कि बच्चों के लिए है, टॉयज हो गई, जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, या फिर बूढ़ों के लिए है वो कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है, ठीक है जी, या फिर चश्मे हैं उनके लिए जो गाजरें नहीं खाई उन्होंने, आंखें कमजोर है उनकी, ठीक है। एंड हाउ इट विल जनरेट प्रॉफिट। उसके बाद आपका रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू जनरेट प्रॉफिट कैसे करेंगे आप? बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल, आप जब भी जाएंगे ना एनआईसी में, बिजनेस मॉडल बताओ, रेवेन्यू मॉडल बताओ। अभी मैं देखूंगा बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं, अभी हम पढ़ लेंगे। तो आप प्रॉफिट कमाओगे कैसे, आप कमाना कैसे आपने? क्या पैसे लेना शुरू कर दोगे या एड्स लगा रहे हो, कोई इस तरीके की चीजें कर रहे हो? शुरू में आपने उसको बोल दिया ना, वो बोलेगा, वो बिजनेस वाले चैंपियन बैठे होते हैं, उन्हें पता है आपने पैसे मांगना शुरू कर दिया, कस्टमर आएगा ही नहीं भाई, रहने दे, मुझे चाहिए सर्विस, ठीक है जी। उसके बाद आप देख लें, ठीक है, लिखा हुआ है टेक डिसरप्टेड इंडस्ट्रीज। आपको जो भी स्टार्टअप आपने करना है ना, बिजनेस करना है, उसमें टेक का फैक्टर आपने लाजमी डालना है, ठीक है जी। क्योंकि जो भी अभी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी टेक रिलेटेड ही है, और टेक ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। उसका एक नमूना यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मूवीज इंडस्ट्रीज है, पहले सिनेमाज और डीवीडीज का बूम होता था, अभी क्या है भाई, क्रेज किस चीज का है? नेटफ्लिक्स। पहले कम्युनिकेशन के लिए पीसीओ चलते थे, कई नजर आते हैं अब, और पोस्ट ऑफिस, ये खत्म हो गया, क्या आ गया? स्काइप आ गया, ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गई, ठीक है जी। पीसीओ नजर आता है अब आपके बचपन में, आपने देखा होगा, ठीक है। अभी क्या है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया, डायनासोर हो गया, नजर ही नहीं आता, ठीक है। एजुकेशन में कैंपसेस, और ये क्या हो जाए, होने वाले हैं एक्सटिंक्ट, अभी तो चल रहे हैं। लेकिन ये मतलब ये भी क्या है, अच्छी खासी मार्केट कवर किसने कर लिया? यूडेमी, खान अकेडमी, या यूट्यूब पे भी आप कर रहे होते हैं, ये सारी आ गई ऑनलाइन। मीडिया में न्यूज़पेपर, भाई क्या हुआ, ताले लग गए न्यूज़पेपर, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर वाले भी ऑनलाइन आ गए, ठीक है जी, तभी वो चल रहे हैं। अगर तो वरना वो दुकानें बंद हो गई इनकी भी बिकना। क्या सारा ऑनलाइन अब देख लेते हैं। बुक्स की हार्ड कॉपी वाला सीन खत्म हो गया, किंडल ई बुक्स आ गई हैं अब। किंडल का तो पता ही होगा आपको। किंडल बेसिकली, वो नहीं पता होगा, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुक्स से रिलेटेड है, तो आपको कहाँ पता होगा। तो बुक्स वगैरह वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो आप पढ़ा करें, लेकिन तो अच्छी चीज़ है। कोरा वगैरह का तो आपने सुना होगा, कोरा वगैरह अक्सर गूगल पे आ रहा होता है रिजल्ट में। तो कोरा प्लेटफॉर्म आप अभी से यूज करना शुरू कर दें, वहां से पढ़ना भी, वहां पे फिर आंसर देना भी, फिर आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी। तो ये जरूरी है आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होना। तो कोरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ बिगिनर से लेकर एडवांस तक हर किस्म के लोग हैं, और हर किस्म के आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। आगे चलें, बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीजें होती हैं भाई। अच्छा, हमारा ये लास्ट स्लाइड है, तो आप जा सकते हैं। तो बिजनेस बिजनेस मॉडल में क्या चीजें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है जी, क्योंकि ये इसलिए है कि अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, अच्छी बात है उसके लिए, उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा, बिजनेस मॉडल में पहली चीज है क्या, आपने बताना है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है जी।
साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा कॉमन चीज है ना, तो यूएसपी भी आपने बताना है। अगर आपने बोला बाइक का रेप्लिका बना रहा हूँ तो नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन, अब वैल्यू क्या, वैल्यू प्रोपोजिशन मैंने बताया ना कि आप या तो उससे फायदा क्या होगा, या आप एक कस्टमर का पेन पॉइंट को दूर कर रहे हो, या उसके किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और फैसिलिटेट कर रहे हो। मतलब पेन पॉइंट ये हो गया, यानी कि जो उबर करीम वालों ने अगर पिच किया होगा, उन्होंने बोला कि हम लोगों का ट्रैवल आसान कर रहे हैं, बसों से, रिक्शों से, टैक्सी की झंझट से दूर कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं कंफर्टेबल, कभी भी आप मंगवाओ ना बार्गेनिंग के, यार यहाँ नहीं उतरना, यहाँ उतरना है, या इतना किराया नहीं, इतना किराया, वो सब ऑटोमेटिक हो गया। वो उनका क्या है, एक पेन पॉइंट को उन्होंने दूर किया, कस्टमर के पेन पॉइंट को, देख रहे हैं आप। तो ये आप, ये उनका यूएसपी था। दूसरा, फैसिलिटेटिंग समवन समथिंग फर्दर, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि एंड्रॉइड है और आईफोन तब भी आया, लेकिन क्या है कि वो आईफोन फास्टर रहता है, ठीक है जी, वो फैसिलिटेट कर रहा है, तभी वो चल रहा है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट बनानी है, आपने कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है आपने। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइकिया का भी कंपटीटर बना रहे हैं, तो आपने देखना होगा कि भाई अगर बाइकिया ने मार्केट इतनी कैप्चर की हुई है, इतने परसेंट मार्केट कैप्चर की, इतने परसेंट आवाम अभी भी है, आप उसकी प्रीमियम वाली आवाम पे जा रहे हैं और उसके नीचे वाले सेगमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो फिर आपका क्या होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन। ये इंडिविजुअल में अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक्स है। ये जब आप बिजनेस वाले में जाएंगे ना, तो वो बोलेंगे भाई ये अलग सीखो, इसके अलग सेमिनार लो, इसके अलग लो। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी तो निपटा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, ये ओवरव्यू, ये आपको पता होंगे तो आपको पता होगा ना आपके सीखना क्या है। ये बेसिकली ये चीजें आपने स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है। अगर आपने जाना है घर पे बैठ के इसको गूगल करें, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में वीडियोस देंगे, लर्निंग करें सबकी, क्लियर करें कॉन्सेप्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट हमने देख लिया। कंपटीटर एनालिसिस, ये आप जब बिजनेस मॉडल लाएंगे, लेके जाएंगे ना, तो बना के आपने खुद पीडीएफ में, पीपीटी में लेके जाना है। कंपटीटर एनालिसिस करनी है। कंपटीटर एनालिसिस क्या होती है भाई, आपने बताना है आपने जो कंपटीटर आपके कितने हैं। बाइक अगर आप अगर एक रेप्लिका बना रहे हैं, ठीक है जी, ट्रैवल कर लो बना रहे हैं आप, ठीक है जी, ट्रैवल कर लो, उसमें आपको कंपटीटर कौन कौन आएगा, बाइक भी आएगा, उबर भी आएगा, करीम भी आएगा, एयरलिफ्ट भी आएगा, सिविल भी आएगा। डायरेक्ट कंपटीटर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक वाला आप स्टार्टअप अभी इंडिया में तो बड़ा चल गया है कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपने एक से, ये तो भी होता है ना, एक पे एक पैसेंजर है कार में, आप ये कर लें कि भाई एक यहाँ से लेके यहाँ तक रूट है, एक पैसेंजर को आपने एक स्टॉप से उठाया, दूसरे स्टॉप से उठाया, लोगों ने बुक कर ली कैब, तो वो 3-4 बंदे हैं, वो अपने अपने स्टॉप पे उतर जाएंगे। ये राइड शेयरिंग कर ली बेसिकली। तो ये मेरे ख्याल से आ भी गई होगी, ये स्टार्टअप इंडिया में तो चल चुका है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है कि ये यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। बोलेंगे यार वो तो एक ही राइड होती है, एक ही चल रहा होता है, अगर एक ही बंदा है तो भाई 2-3 और आ सकते हैं ना, सीट्स बुक हुई कार में, तो ये एक यूएसपी हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक यूएसपी है, तो आप ये बोलेंगे उसको। तो ये क्या, अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, कंपटीटर, और उसके कंपटीटर आपके तब भी डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। इसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है, कोई सेम काम नहीं कर रहा, वो आपके डायरेक्ट कंपटीटर हो जाएंगे, ठीक है जी। प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस, आपके खर्चे क्या क्या आएंगे, ठीक है जी। आपका ऐप बनाने का खर्चा है, डेवलपर का खर्चा है, लाइव करने का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा आपका, बिजनेस मॉडल के अंदर रेवेन्यू मॉडल आता है। आज से ज्यादा बिजनेस वालों को भी ये चीजें क्लियर नहीं होती है कि रेवेन्यू मॉडल बिजनेस मॉडल में क्या फर्क है। बिजनेस मॉडल में तो आपका प्लान हो गया, रेवेन्यू मॉडल उसके अंदर आ रहा होता है कि भाई आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग आप कैसे कमाओगे, ठीक है जी। आप डायरेक्ट उससे पैसे ले रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, एक एक पैसा है, 2-2 पैसा ले रहे हो, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए ले रहे हो, तो ठीक है। एड से ले रहे हो तो ठीक है। और एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर बिकमिंग प्रॉफिटेबल, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिटेबल में कितने वक्त में आएंगे आप। मतलब ये कि आपका जो बिजनेस है, आप क्या समझ, आपने लॉन्च किया, 1 महीने में आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, नहीं। आपको एक टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, पहले महीने में भी आप लॉस रहेंगे, दूसरे में भी लॉस, पैसा जा ही रहा है भाई, तीसरे में भी लॉस, छठे में शायद प्रॉफिटेबल हो जाए, वरना दुकान बंद, दूसरा बिजनेस, ठीक है जी। वरना 1 साल का प्लान होगा या 2 साल का, डिपेंड करता है कितना आप उसमें फूंक सकते हैं, ठीक है जी, या कितना आपको इन्वेस्टर उसमें मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ फंडिंग। सोर्स ऑफ फंडिंग आप बता दें अभी कोई क्या फंडिंग है, एक्सपेक्टेड क्या है, या कैपिटल, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टर का खुद जो फाउंडर्स है उनका खुद का कैपिटल है। इक्विटी परसेंटेज आप बता दें। अच्छा, जो इन्वेस्टर होता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि वो इन्वेस्टर एनआईसी में जो बैठे हैं वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। कौन सा फायदा, इक्विटी, इक्विटी ले रहे वो इक्विटी, वो सिर्फ अपना पैसा लगाएंगे और बोलेंगे मुझे पार्टनर बनाओ, पार्टनरशिप दो भाई, प्रॉफिट आएगा तो मैं वो लूंगा, सही है जी। भले जब भी आना शुरू हो, तो वो क्या होता है, पार्टनरशिप इक्विटी मांगते हैं वो आपसे। फिर आपको बताना 5% देने को तैयार, 10%, 50-50% मांग रहे होते हैं। ऐसे भी इंक्यूबेशन वाले हैं जो 0% इक्विटी मांग, बोले काम आप करोगे, मुझे प्रॉफिट देना बस, अभी तुम्हें जरूरत है ना, पैसे ले लो, ये सीन है, ठीक है जी। मेक सेंस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है जी, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्वॉट का फूड पांडा के ऊपर भी फूड पांडा कह रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर भी पेज है, कराची स्वॉट फूड करके है। तो वहां पे बेसिकली बता रहा होता है कि यार हर रेस्टोरेंट के बारे में अच्छाई बुराई कर रहे होते हैं। स्वॉट का मतलब ये होता है भाई, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ठीक है जी। तो आपने अपने बिजनेस मॉडल की ये 4 चीजें भी
निकालनी है, ठीक है जी।